हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में बच्चों हम करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर का रिवीजन। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर अटेम्प्ट में 7 मार्क्स। ठीक है भैया। दूसरी बात ये बच्चों, क्या ये भैया ये चैप्टर इजी है? बच्चों इजी है अगर आप एक फॉर्मेट की तरह इस चैप्टर को लेके चलोगे। देखो बात बड़ी सिंपल सी है। क्या इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं और एक बेसिक अकाउंट्स का फॉर्मेट आपको समझ के चलना है बस, एंड यू आर डन विद दिस चैप्टर। इसके अलावा बच्चों देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, क्योंकि अब तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया, हम बेसिकली हम रिवीजन कर रहे हैं ना यहाँ पर। एस्केलेशन क्लॉज एक डिफॉल्ट टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी अटेम्प्ट में आया है एक ही वो बेसिक सी लाइन है जो एस्केलेशन क्लॉज के लिए यूज की जाती है। दूसरा, 7 मार्क्स में बच्चों एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? उसके लिए इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा 14 मार्क्स का स्कोप चाहिए है, क्योंकि एक बच्चा जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेगा उसके बाद पूरी कैलकुलेशन करेगा तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज हो जाएंगे, 7 मार्क्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, तो वो क्वेश्चन आ नहीं पा रहा एग्जाम के अंदर। समझ पा रहे हो? वो वाला क्वेश्चन एंटर नहीं कर पा रहा है। ऑल्दो तुम अगर नोटिस करोगे क्वेश्चन ईजी होता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला क्वेश्चन ईजी होता है। क्या होता है बच्चों, अभी तक का कॉस्ट टिल डेट दिया रहता है, उसको हम लिख लिए, फिर उसके बाद अब आगे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में कितनी कॉस्ट लगने वाली है वो बस हम लोगों को क्वेश्चन में दिया रहता है, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा टोटल कॉस्ट आ जाता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से माइनस कर देते हैं, हमको एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल जाता है। तो क्वेश्चन ईजी होता है, पर बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन वो 47 मार्क्स को जस्टिफाई नहीं कर पाता। दूसरी बात, एक बेसिक सा क्वेश्चन बच्चों, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन, अब इसको 7 मार्क्स में जस्टिफाई करना मुश्किल है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। 4 मार्क्स मैक्सिमम हम दे सकते हैं एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्वेश्चन को। तो अब इसको 7 मार्क्स तक इंस्टीट्यूट कैसे पहुंचाएगी? बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनवाएगी। क्या करेगी? तुमसे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनवाएगी। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने से ये 7 मार्क्स जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 मार्क्स मैं तुम लोग को ये बता रहा हूं किस किस टाइप के 7 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, अभी करेंगे भी भाई, पर पहले सुन लो। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट कभी कभार प्रॉफिट कैलकुलेशन पूछती है। बताओ नोशनल प्रॉफिट कितना होगा, बताओ डब्ल्यूआईपी रिजर्व कितना होगा, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइप जो तुम लोगों को पता है क्या है बताओ? कैलकुलेशन ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड। कम ऑन, फटाफट से बताओ, कैलकुलेशन ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड। कम ऑन बच्चों, यस और नो, यस और नो बताओ। यस बेटा, स्पैम मत करो। तानिश बेटा वो 86020 वाला नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके तुम पूछ सकते हो। यस, तो ये बच्चों कुछ टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, यही 2 3 4 टाइप के क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में है, जिसमें से कौन सा 7 मार्क्स बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है वो भी मैं तुमको बता दिया हूं। अब तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर का हमको रिवीजन करना है। ध्यान से देखो, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, मैं तुम लोग को ये बता देता हूँ बेटा, मैं चैट बॉक्स की तरफ देखता ही नहीं हूँ पढ़ाते टाइम मैं चैट बॉक्स की तरफ नहीं देखता हूँ। तो द पॉइंट इज, स्पैम करने का कोई फायदा नहीं बेटा, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करता अपने आप को। फ्लो स्टेट में पढ़ाने में मेरे को मजा आता है, कोई फायदा नहीं है। डू नॉट स्पैम। ओके, चलो इधर देखो सारे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट हम देखने जा रहे हैं बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट क्या है ये पहले ये बताओ। इस दुनिया में जिस भी अकाउंट के अंदर हमको प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है, करेक्ट? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। उसी प्रिंसिपल पे बना है हमारा प्यारा प्यारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उसी प्रिंसिपल पे बना हुआ है। ठीक है भैया, इधर देखो, सबसे पहले बच्चों कॉन्ट्रैक्ट जो आप कर रहे हो, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सब बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको मटेरियल लग रहा है हम उसको कर देंगे डेबिट। मटेरियल को क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे। अब ध्यान से सुनो, मटेरियल कौन सा मटेरियल डेबिट होगा? सबसे पहले बच्चों ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो पड़ा है वो इस पीरियड में यूज हो जाएगा, इसलिए ओपनिंग स्टॉक डेबिट। फिर मैं कुछ खरीद के ला रहा हूं, डायरेक्ट खरीद के ला रहा हूं, डायरेक्ट परचेजेस करके ला रहा हूं। फिर बच्चों इशूड फ्रॉम स्टोर्स, एक बात ध्यान में रखना,
बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर लोग ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर जो एक आध प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, वो लोग नहीं करते ये सब काम। तो बच्चों इशू फ्रॉम स्टोर्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स की ना गोडाउन होता है, वेयर हाउस होता है, स्टोर होता है, वहां पर लोग ना सामान बल्क में खरीद के रखे होते हैं, सीमेंट वगैरह उन लोग बल्क में खरीद के रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो वहां से उन लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में, उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, शहर के 10-15 लोकेशन होती है, वहां पर अलग अलग जगह उनके अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। एक जगह बिल्डिंग बना रहे, एक जगह ब्रिज बना रहे, एक जगह रोड बना रहे, एक जगह दूसरी बिल्डिंग बना रहे, एक जगह सरकारी इमारत बना रहे, एक तरफ प्राइवेट वो बना रहे, फ्लैट्स बना रहे, उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो स्टोर से सामान मंगाए, वो भी डेबिट, वो भी डेबिट। और फाइनली ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। सारे बच्चे बताओ, इमरजेंसी में मटेरियल चाहिए, इमरजेंसी में कुछ जरूरत पड़ गई, तो यहां से बस 2 किलोमीटर दूर एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसी कॉन्ट्रैक्टर का, और स्टोर्स हमारा वेयर हाउस शहर के बाहर 50 किलोमीटर दूर है, शहर के बाहर है वो। तो मैं बाजू वाले कॉन्ट्रैक्ट से सामान मंगा लेता हूं, क्योंकि मेरे को अर्जेंटली उस सामान की जरूरत है, क्योंकि मुझे अर्जेंटली उस सामान की जरूरत है, तो मैं बाजू वाले कॉन्ट्रैक्ट से वो सामान मंगा लेता हूं। तो ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, तो मटेरियल आने के कई सारे तरीके हैं। ओपनिंग स्टॉक से आएगा, डायरेक्ट खरीद के आएगा, बाजू वाले कॉन्ट्रैक्ट से आएगा, और हमारे स्टोर से आएगा, ठीक है। ओके, मटेरियल आने के कई सारे तरीके। बच्चों ये बताओ, जो मटेरियल आया वो डेबिट हो गया, डेबिट हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इनमें से कुछ मटेरियल अगर यूज नहीं हुआ तो क्या उसका खर्चा डेबिट होना चाहिए? बताओ। अगर कोई मटेरियल यूज नहीं हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या उसका खर्चा नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होना चाहिए? नहीं, तो उसको हटाओ यहां से, तो बच्चों मटेरियल आया तो था, पर अगर किसी कारणवश चला गया, ओ माय गॉड, चला गया, तो उसको क्रेडिट कर दो। तो बाय मटेरियल बच्चों, अगर आप सप्लायर को वापस कर रहे हो, क्रेडिट, सप्लायर जिससे खरीद के लाए थे, परचेज रिटर्न, क्रेडिट। स्टोर्स को वापस कर रहे हो, जरूरत नहीं पड़ी, वापस भेज दिए, क्रेडिट। ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, जैसे आपको जरूरत पड़ने पर बाजू वाला कॉन्ट्रैक्ट आपको सामान दे सकता है, वैसे ही कभी उसको भी जरूरत पड़ सकती है और आपको भी देना पड़ सकता है, क्रेडिट, कम ऑन, यस। अब इसके बाद है बच्चों इन हैंड। इन हैंड का मतलब क्लोजिंग मटेरियल। तो बच्चों क्लोजिंग मटेरियल का मतलब ये हुआ ना कि वो यूज नहीं हुआ, अभी भी पड़ा हुआ है, तो मैचिंग प्रिंसिपल लगाते हुए क्लोजिंग मटेरियल भी क्रेडिट। अब एक स्पेशल पॉइंट आपको दिख रहा है यहां पर, सोल्ड। ओ माय गॉड, हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, हम लोग तो रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग बनाते हैं, बेचते नहीं हैं, मतलब मटेरियल खरीदने और बेचने का काम थोड़ी हमारा। पर फिर भी बच्चों, अगर रेयरेस्ट सिचुएशन में हमने अपना कुछ मटेरियल बेच भी दिया है, मान लो किसी साइट में काम चल रहा था, काम खत्म हो गया और कुछ मटेरियल बचा हुआ है, बाजू वाली साइट में कोई और काम चल रहा है, तो उसका कॉन्ट्रैक्टर आके बोला, भाई तुम अपना मटेरियल वापस स्टोर से लेके जाओगे, शहर से 50 किलोमीटर बाहर है, उससे अच्छा तुम मेरे लगे हाथ मेरे को ही बेच दो, मुझे ही दे दो। तो मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल बात सही है, इसको बेच देता हूँ, मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा। तो मैंने अगर बच्चों कुछ मटेरियल बेच दिया है, सोल्ड कर दिया है, तो उसको भी मैं करूंगा क्रेडिट। वाई? बिकॉज ये मटेरियल चला गया, इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं हुआ, ये सेल होके चला गया। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर मटेरियल चला गया, सप्लायर को वापस कर दिए, स्टोर को वापस कर दिए, अदर कॉन्ट्रैक्ट को दे दिए, क्लोजिंग स्टॉक बन गया या बेच दिया, आप उसको करोगे क्रेडिट, क्योंकि वो सिंपल सी बात यह है कि मटेरियल किसी भी रीजन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट से चला गया है, इसका मतलब वो इस कॉन्ट्रैक्ट में तो यूज नहीं हुआ है। दूसरी बात बच्चों, अगर आप ये सेल प्रॉफिट में कर रहे हो, मतलब मान लो आपने जो सामान खरीदा था 100 रुपए में, अगर आप इसको 120 रुपए में बेच रहे हो, तो 20 रुपए का प्रॉफिट है ना, इसको आप डेबिट करके दिखा देना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि हम इसका इंपैक्ट अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आने दे सकते, इसका इंपैक्ट हम अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आने दे सकते। क्या तुमको ये बात मैंने बहुत अच्छे से सिखाई थी? फटाफट से बताओ, सारे बच्चे फटाफट से बताओ, क्या मैंने ये बात तुमको बहुत अच्छे से सिखाई थी कि हमारा बिजनेस मटेरियल बेचने का नहीं है? फटाफट से बताओ, हमारा बिजनेस मटेरियल बेचने का नहीं है। तो अगर आप मटेरियल बेच रहे हो, उसमें आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका इंपैक्ट मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट में नहीं आने दे सकता, इसका इंपैक्ट मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के प्रॉफिट में नहीं आने दे सकता। तो अगर आप सेल ऑफ मटेरियल कर रहे हो, उसमें अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको अलग से रिकॉर्ड कर देना, ताकि ये नलीफाई हो जाए। कैसे? एक बार याद दिला देता हूं फटाफट से। ये देखो, तुमने कोई सामान 100 रुपए में खरीद के लाया,
तुम उसको 120 रुपए में बेच रहे हो, तो फटाफट से बताओ ये 20 रुपए ज्यादा क्रेडिट हो रहा है ना। कम ऑन एवरीवन टेल मी, 100 रुपए डेबिट होके 120 रुपए क्रेडिट हो रहा है, तो 20 रुपए ज्यादा क्रेडिट हो रहा है ना। यस, 20 रुपए ज्यादा क्रेडिट हो रहा है। तो ये जो 20 रुपए ज्यादा क्रेडिट हो रहा है, ये जो 20 रुपए ज्यादा क्रेडिट हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट नहीं है, मेरा बिजनेस मटेरियल खरीद के बेचने का नहीं है। इसका मतलब ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो ये 20 रुपए का प्रॉफिट तुम यहां पर अगर अलग से बुक कर लेते हो तो बच्चों सिंपल सी बात है, 120 डेबिट 120 क्रेडिट, आपस में दोनों सेट ऑफ हो गए। ठीक है, 120 डेबिट 120 क्रेडिट, ये आपस में सेट ऑफ हो गए। तो इसीलिए आप अगर सेल ऑफ मटेरियल या फिर सेल ऑफ प्लांट कर रहे हो तो इसका प्रॉफिट आप अलग से रिकॉर्ड करना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ताकि ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, ओके भैया, डन। चलो, इसके बाद बच्चों और क्या खर्चे हो सकते हैं, वेजेस, लेबर लगेंगे ना कंस्ट्रक्शन के काम में। यस, उसके बाद बच्चों प्लांट, प्लांट में मैं आपको याद दिला देता हूं, प्लांट में ईदर यू कैन टेक डेप्रीसिएशन ऑन डेबिट साइड, जो भी प्लांट आप कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर रहे हो, अगर आपका पर्सनल प्लांट आप यूज कर रहे हो, आप ओनर हो अगर उस प्लांट के, तो उसका आप डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करोगे। मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट में यूज करने के लिए प्लांट को हायर करके ला रहे हो, सारे बच्चे फटाफट से बताओ, अगर आप किसी प्लांट को कॉन्ट्रैक्ट में यूज करने के लिए हायर करके ला रहे हो, हायर करके, तब तो फिर हायरिंग चार्जेस ही डेबिट कर दोगे, बात खत्म। बोलो, तब तो फिर सिंपली हायरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दोगे। यस और नो? यस, हायरिंग चार्जेस तुम डेबिट कर दोगे। लेकिन बच्चों अगर आप ओनर हो उस प्लांट के, अगर आप उस प्लांट के ओनर हो, तो आपको डेप्रीसिएशन डेबिट करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। क्या डेबिट करना है? डेप्रीसिएशन डेबिट करना है। ठीक है, ओके। तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, या तो आप डेप्रीसिएशन डेबिट कर लो, ओके भैया, या तो आप सीधा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेप्रीसिएशन बच्चों डेबिट कर लो, डेप्रीसिएशन, ओके। और या तो फिर बच्चों आप ना उस प्लान से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिखा दो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। फॉर एग्जांपल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट, परचेजेस ऑफ प्लांट, अगर कोई सेल है तो सेल ऑफ प्लांट, उस सेल का प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो, प्रॉफिट होगा तो डेबिट, लॉस होगा तो क्रेडिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट। तो अगर आप बच्चों उस प्लान से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिखा देते हो तो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग फिगर डेप्रीसिएशन हो जाएगा, करेक्ट? बोलो, ऑटोमेटिक डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। यू हैव टू शो एवरीथिंग एक्सेप्ट डेप्रीसिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ओके। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर आपको डेप्रीसिएशन को छोड़कर सब कुछ दिखा देना है, तो बैलेंसिंग फिगर अपने आप डेप्रीसिएशन दिखने लग जाएगा, बैलेंसिंग फिगर अपने आप डेप्रीसिएशन दिखने लग जाएगा। तो ईदर व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली राइट डेप्रीसिएशन और यू कैन फाइंड आउट दिस डेप्रीसिएशन। अगर लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट दिए क्वेश्चन में तो आप इस डेप्रीसिएशन को वर्किंग नोट के अंदर निकाल सकते हो, प्लांट का अकाउंट बना के, मशीनरी का अकाउंट बना के। अगर आपको ये करने की इच्छा नहीं है तो सीधी सीधी बात है बच्चों, जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्लांट है, क्लोजिंग बैलेंस उसको डेबिट साइड दिखाओ, परचेजेस को डेबिट साइड दिखाओ, सेल को क्रेडिट साइड दिखाओ। सेल पे अगर कोई प्रॉफिट हो जाए तो उसको डेबिट साइड में दिखाओ, लॉस हो जाए तो क्रेडिट साइड में दिखाओ। जो भी चीज़ एक प्लांट अकाउंट के अंदर आती है, डेबिट साइड वाली हो तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करके दिखा दो, क्रेडिट साइड वाली हो तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट करके दिखा दो। सिर्फ डेप्रीसिएशन मत दिखाना, ओनली एंड ओनली डेप्रीसिएशन मत दिखाना, बाकी सब दिखा देना। बाकी एवरीथिंग यू हैव टू शो एक्सेप्ट डेप्रीसिएशन एंड यू आर गुड टू गो। क्या ये याद है बच्चों? यस, ओके। चलो, एंड बच्चों कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट, अगेन आई टोल्ड यू, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर देयर इज अ स्पेशल प्लांट और देयर इज अ हायरिंग ऑफ अ प्लांट फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, सीधा डेबिट करो, बात खत्म, ओके। बच्चों नेक्स्ट एक्सपेंस है डायरेक्ट एक्सपेंस, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर। सारे बच्चे बताओ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट का काम लिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग का, उसके अंदर मेरे को प्लम्बर भी लगेगा, इलेक्ट्रीशियन भी लगेगा, तो ये सब काम मैं नहीं करता, मैं किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट में दे देता हूं। मतलब मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, बट मैं एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट लिया हूं ना, उसके अंदर सब चीजें इंक्लूडेड हैं। तो मैं इलेक्ट्रीशियन को बुलाऊंगा, वो एक सब कॉन्ट्रैक्टर है, मैं उसको अपने अंडर में रखा हूं काम करने के लिए।
वैसे ही मैं प्लम्बर को बुलाऊंगा, वो एक सब कॉन्ट्रैक्टर है, तो उनको मैं पेमेंट करूंगा, ये भी मेरा खर्चा है। कोई एक्स्ट्रा वर्क वगैरह कराया है उसका खर्चा हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, एक्रूड एक्सपेंसेस हुआ, सब कुछ। ये P&L मैंने आपको समझा दिया है बच्चों। ऐसी लॉस भी होगा तो क्रेडिट करोगे आप। अच्छा, अगर एबनॉर्मल लॉस हो रहा है कोई भी टाइप का, लॉस्ट, स्टोलन, क्रेडिट करो, ठीक है, क्रेडिट करो। और तुम लोगों को पता है नॉर्मल लॉस की कोई ट्रीटमेंट होती नहीं है, नॉर्मल लॉस आता भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, मतलब किसी भी क्वेश्चन में नहीं आया, पर उसकी तो कोई ट्रीटमेंट होती ही नहीं है। एब नॉर्मल लॉस की जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रीटमेंट होती है क्रेडिट, वैसे यहां पर भी करोगे क्रेडिट। ओके, अगेन बच्चों ये देखो, प्लांट का मैंने आपको बताया, स्टोर्स में वापस कर रहे हो, अदर कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हो, बेच रहे हो, क्लोजिंग बैलेंस है, आप यहां पर लिखोगे, वो भी तब जब आप डेप्रीसिएशन नहीं लिख रहे हो। इधर सिर्फ डेप्रीसिएशन लिखो या ऑल अदर इंफॉर्मेशन लिखो, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंदर दो चीजें आती है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड मतलब वो काम जो आपने कर लिया है और आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई कर दिया है, वो काम जो आपने कर लिया है और आर्किटेक्ट ने उसको सर्टिफाई भी कर दिया है, ठीक है, बाय वर्क सर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड मतलब होता है वो काम जो आपने कर लिया है पर आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई नहीं किया है, बोला मेरे अकॉर्डिंग ये काम नहीं हुआ है, वो होता है वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड मतलब वो काम जो आपने कर लिया है, आर्किटेक्ट ने अप्रूव भी कर दिया है, और वो काम जो आर्किटेक्ट ने अप्रूव नहीं किया है बट कंप्लीट हो चुका है, वो है वर्क अनसर्टिफाइड। जब तक बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप अपनी इनकम को ऐसे ही बुक करते हो। कैसे बुक करते हो, ध्यान से सुनो, याद दिला देता हूं। वर्क सर्टिफाइड को आप बच्चों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में दिखाते हो। वर्क सर्टिफाइड को आप किस पे दिखाते हो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में। तो ये आपकी इनकम ही बुक हुई। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज बेसिकली सेलिंग प्राइस। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब, सेलिंग प्राइस, जो आपके और क्लाइंट के बीच में फिक्स हुआ है कि इस प्राइस पे मैं आपको बिल्डिंग बना के दूंगा। तो आप वर्क सर्टिफाइड को क्रेडिट करके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में दिखा रहे हो, तो आप अपनी एक तरीके से इनकम बुक कर रहे हो, ठीक है। अब बच्चों वर्क अनसर्टिफाइड, आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग, आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग ये काम हुआ ही नहीं है, ये काम उसने अप्रूव नहीं किया है। तो अगर उसने ये काम अप्रूव नहीं किया है तो आप प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म को वॉयलेट कर दोगे। आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो काम हो गया है। अरे भाई, तेरे अकॉर्डिंग काम हो गया तो क्लाइंट तो अप्रूव नहीं कर रहा है ना इस बात को, तो जब तक क्लाइंट अप्रूव ना कर दे यू कैन नॉट बुक दिस इनकम। तो इसीलिए बच्चों आप इसको ना कॉस्ट पे शो करते हो। किस पे शो करते हो, कॉस्ट पे। अगेन वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, जिसमें हम परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन निकालते हैं, फिर उसमें से वर्क का कॉस्ट इनकट टिल डेट निकालते हैं, फिर उसको यूज करके हम वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट निकालते हैं, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। तो वो एग्जाम में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी कॉन्सेप्ट से बनता है। बच्चों जिस साल आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है उस साल आपको ये WIP दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उस साल आप सीधा बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट इनकम बुक करोगे। क्या आपको बहुत अच्छे से याद है? अगर नहीं याद है तो दिला देता हूं याद, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लिए भी। जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कॉन्ट्रैक्टी से जो भी पैसा मिल रहा है वो एक एडवांस है। फटाफट से बताओ, जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कॉन्ट्रैक्टी से जो भी पैसा मिल रहा है वो एक एडवांस है, वो एक लायबिलिटी है। बच्चों तो उस लायबिलिटी को हम लोग बुक करते रहते हैं। लास्ट ईयर में जिस साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है उस दिन एक बार में कॉन्ट्रैक्टी को डेबिट करके उस अमाउंट को खत्म कर देते हैं। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। यस, ओके अंजलि, ठीक है। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्टी को हम कभी भी देखो, तुम लोग को मैं क्लास में भी समझाया था, तुम बोलोगे भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब वर्क सर्टिफाई हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्टी को हम बुक करते जाते हैं। मैंने कहा था नहीं बच्चों, कॉन्ट्रैक्टी जो भी पैसा दे रहा है वो एडवांस की तरह तुम ट्रीट करोगे। हर साल तुमको पैसा जो मिल रहा है प्रपोर्शनेट जो तुमको अमाउंट मिलते रहता है, ठीक है, उसको तुम एडवांस की तरह शो करते रहोगे। इन द ईयर इन विच कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड यू आर सिंपली गोइंग टू डेबिट कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट एज योर डेटर, और जितना भी एडवांस मिला था उससे उसका अमाउंट सेट ऑफ हो जाता है अपने आप। और ये बच्चों कब करना है आपको, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के केस में, ठीक है, ओके, विद द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों अगर लॉस हुआ तो सीधा कॉस्टिंग P&L में डालो, कोई उसमें टेंशन की बात ही नहीं है।
अगर आपको लॉस होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया आपने, उसमें लॉस हो गया, बस बात खत्म, कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो, लॉस है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ओके, बट अगर आपको गलती से प्रॉफिट हो गया, अगर आपको गलती से प्रॉफिट हो गया, तो बच्चों आप उसको प्रॉफिट नहीं, आप उसको नोशनल प्रॉफिट बोलोगे। क्या होता है नोशनल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट? ऐसा प्रॉफिट जो अभी कंफर्म नहीं है कि हो गया है, उसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो अभी कंफर्म नहीं है कि हो गया है, आप उसको 100% प्रॉफिट की तरह शो नहीं कर सकते। यस, आपको कॉस्टिंग के अंदर टू सम एक्सटेंट कुछ पोर्शन को प्रॉफिट की तरह दिखाना अलाउ किया गया है, नॉट 100%। और वो कैसे निकलता है बच्चों? उसके लिए आपको निकालना पड़ता है परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। कैसे निकलता है परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड? जितना वर्क आपके क्लाइंट ने या आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई कर दिया है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिवाइड करो। मतलब जितना काम आपका अप्रूव हो चुका है डिवाइडेड बाय जितने का काम आपको करना है। ठीक है, जितना काम, द वर्क अप्रूव्ड डिवाइडेड बाय द वर्क यू हैव टू डू इनटू 100, दैट इज गोइंग टू बी परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। ओके, अब बच्चों अगर ये परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड आपका 25% तक है, अप टू 25% है, तो मैं ये बोलूंगा अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं है। 25% काम होना कोई काम है? फटाफट से बताओ, 25% काम हुआ है, क्या इसको कोई काम बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में बच्चों आप एक भी रुपए का प्रॉफिट अपने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप एक भी रुपए का प्रॉफिट अपने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर आपका काम 25% तक हुआ है तो भैया फिर कहां ट्रांसफर करूं? जितना भी नोशनल प्रॉफिट दिख रहा है उसको WIP रिजर्व बना के रख दो, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व, क्योंकि ये कंटिंजेंट है। ये मे भी मेरा प्रॉफिट है, मे भी मेरा प्रॉफिट नहीं भी है, फ्यूचर में कोई फटका लगेगा, कोई मेजर लॉस हो जाएगा, साइट में कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, पूरा एक बार में पूरा प्रॉफिट गायब हो जाएगा, तो उसको तुम WIP वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व बना के रख दो। ठीक है भैया, ओके। अगर आपका काम 25% तक हुआ है तो। लेकिन बच्चों अगर आपका जो वर्क कंप्लीटेड है वो 25% से ज्यादा हो गया है बट लेस देन 50% है, बट लेस देन 50% है, इस केस में हम आपको थोड़ा सा प्रॉफिट आपके पीएनएल में ट्रांसफर करने देंगे। और वो थोड़ा सा प्रॉफिट क्या है? 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आया है, नोशनल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आता है ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, ठीक है, तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो पहले तो हम आपको पूरा प्रॉफिट ट्रांसफर करने नहीं देंगे, पहले आप प्रॉफिट का 1/3 निकालो, नोशनल प्रॉफिट का 1/3 निकालो। अब इसको भी पूरा ट्रांसफर नहीं करने देंगे, प्रूडेंस प्रो मैक्स, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रो मैक्स, उसमें भी हम आपको जितना आपको कैश मिला है ना अपॉन वर्क सर्टिफाइड, क्योंकि बच्चों जितना वर्क सर्टिफाई होता है कभी पूरा कैश मिलता नहीं है, तो जितना कैश मिला है अपॉन वर्क सर्टिफाइड हम उतना ही हम आपको ट्रांसफर करने देंगे, प्रूडेंस प्रो मैक्स। ओके, अब बच्चों अगर आपका वर्क कंप्लीटेड ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, लेस देन 90% है, तो हम आपको 2/3 अलाउ कर देंगे, बाकी सारी बातें सेम है, 1/3 की जगह 2/3। अगर आपका जो काम कंप्लीटेड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50% है और लेस देन 90% है, पर अगर बच्चों आपका जो काम कंप्लीटेड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90% से ज़्यादा है, मतलब 90% या उससे ज़्यादा आपने काम कर लिया है, तो मैं ये बोलूँगा अरे कॉन्ट्रैक्ट एकदम खत्म होने पे आ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट आपका एकदम लास्ट बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट आखिरी सांसें लेते हुए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप अपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करोगे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में क्या होता था? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको कॉस्ट टिल डेट दी रहती है और ये बता देता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए और इतने खर्चे होने वाले हैं, इतना मटेरियल और लगेगा, इतना लेबर और लगेगा, इतना ओवरहेड्स और लगेगा, इतना डेप्रीसिएशन और लगेगा, तो वो आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट और बता देता है। तो आप कॉस्ट टिल डेट में प्लस करते हो फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, दोनों को प्लस करोगे तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाती है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से माइनस करते हो तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाता है। उस एस्टिमेटेड प्रॉफिट को यूज करके आप निकालते हो कि कितना प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है, और उसके लिए बच्चों ये फॉर्मूला यूज होता है। कौन सा फॉर्मूला? देखो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से अभी तक की कॉस्ट और एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट माइनस कर लो, यू विल गेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब इसमें से कितना पोर्शन पीएनएल में ट्रांसफर होगा, तो ध्यान से देखो, इसके अंदर 4 अलग अलग फॉर्मूला है। एक बार जेन्युइनली आपके एग्जाम में इसके ऊपर थ्योरी आ गई थी दिसंबर 21 अटेम्प्ट में, शायद दिसंबर 21 अटेम्प्ट आपके एग्जाम में थ्योरी आई थी कि बताओ वो 4 फॉर्मूले कौन से हैं जिसके बेसिस पे आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट को यूज करके पीएनएल में प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकते हो। तो बस कुछ नहीं करना था बच्चों, ये 4 फॉर्मूले लिख के आने थे और आपको फ्री के मार्क्स मिल रहे थे वहां पर।
4 मार्क्स फॉर 4 फॉर्मूलाज। अब बताओ इससे मजाक क्या हो सकता है कि 4 मार्क्स आपको मिल रहा है सिर्फ 4 फॉर्मूले लिखने के लिए। तो मुझे लगता है कि भाई ये बहुत फ्री के मार्क्स थे। पर्सनली ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए तुम्हारे एग्जाम में, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इधर देखो, पहला फॉर्मूला एस्टिमेटेड प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। तो जो भी आपने ईपी निकाला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, उसको वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करो। तो ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है बच्चों, ईपी को मल्टीप्लाई करो कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। ये थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच है कि आपको कितना पैसा मिल गया है उसके बेसिस पे बात करूं। तो कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जितना प्रॉफिट आ रहा है उसको ट्रांसफर करो। थर्ड फॉर्मूला है बच्चों, एस्टिमेटेड प्रॉफिट को टोटल कॉस्ट अभी तक जो इनकर हुआ है उससे मल्टीप्लाई करो और जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लगने वाली है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, एंड द फोर्थ फॉर्मूला इज कि आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट को कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, जैसे ऊपर किया, इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड लो, इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हैं। अगर आपका क्वेश्चन 90% या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन वाला है तो पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालो, फिर ये चारों फॉर्मूला यूज करो। भैया डिफॉल्ट फॉर्मूला कौन सा है? तो तुम लोग को याद होगा, ये है तुम्हारा डिफॉल्ट फॉर्मूला, याद है तुमको? फटाफट से बताओ, कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बेसिस पे बोलो। कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बेसिस पे जो तुम निकालोगे, ये तुम्हारा डिफॉल्ट फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला, देखो हमने जो मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन किए हैं 2 या 3, उन क्वेश्चंस के अंदर आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, एक क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ था। तो वहां पर इंस्टीट्यूट ने बच्चों यही वाला फॉर्मूला यूज किया है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये सबसे कंजर्वेटिव और डिफॉल्ट और लॉजिकल फॉर्मूला है, क्योंकि बच्चों प्रॉफिट को कॉस्ट के बेसिस पे निकालना इज नॉट साउंड्स लॉजिकल। और जो लॉजिकल साउंड करता है कंजर्वेटिज्म के साथ, वो है कि कितना पैसा आपको कैश में मिल गया है उस बेसिस पे आप प्रॉफिट निकालो तो ज्यादा बेटर होगा। समझ रहे हो? यस, तो इसीलिए तुम्हारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट के ऊपर ये 4 फॉर्मूला है। ओके, मॉड्यूल में हर जगह अलग फॉर्मूला, तो वही तो दिवेश बेटा क्लास में कराया तो मैं, मॉड्यूल में अलग अलग फॉर्मूला इसलिए यूज किया है क्योंकि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मॉड्यूल में वो बताया है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो, पहली बात तो ये मॉड्यूल के 95% क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो यहाँ तो हर जगह अलग फॉर्मूला लगता ही है डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। वो जो 5% क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है, 2 या 3, उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में आई थिंक वो बता दिया है कि ये फॉर्मूला यूज करो, और एक क्वेश्चन में नहीं बताया है, वहां पर उसने ये यूज किया है। ठीक है, ओके चलो बच्चों, अब फॉर्मेट जो होगा जैसे आप निकालोगे, वो आपका फॉर्मेट ऐसा दिखना चाहिए, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा टैबुलर फॉर्म में। आप लिखना मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, प्लांट, एनी अदर एक्सपेंस जो भी दिया है क्वेश्चन में, आप लिख लेना एक्चुअल कॉस्ट अभी तक कितनी इनकर हुई है, अभी तक कितनी एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुई है वो लिख लेना, आगे और कितनी कॉस्ट इनकर होने वाली है वो भी लिख लेना। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि मटेरियल और इतना लगने वाला है, लेबर, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। 7 मार्क्स में अगर आया ना क्वेश्चन, एकदम परोस के देगा। एक हमने बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन किया था क्लास में, खतरनाक तो नहीं था, बड़ा था, इजी था पर बड़ा था। उसमें बच्चों हर एक आइटम को हमको कैलकुलेट करना पड़ा था, मटेरियल निकालना पड़ा था, लेबर निकालना पड़ा था, ओवरहेड्स निकालना पड़ा था। वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा 7 मार्क्स में ना, बिल्कुल भी नहीं। 7 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आया बिल्कुल डायरेक्ट होगा, वो क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंटेशन और फॉर्मूला चेक करेगा और कुछ नहीं। 7 मार्क्स इतना काफी है। ठीक है, तो फर्दर एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप लिख लेना, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट लिख लेना, दोनों को प्लस करोगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बच्चों टोटल कॉस्ट में कभी कभी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज भी होती है, तो उसको भी ऐड कर लेना कि अगर कल को साइट में कोई एक्सीडेंट हो गया, बारिश हो गई, मटेरियल खराब हो गया, जिस दिन ढलाई हुई उसी दिन बारिश हो गई, पूरा सीमेंट बह गया, तो प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज दिया रहेगा, उसको भी ऐड कर लेना। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आफ्टर प्रोविजन तुम्हारा आ जाएगा। ऐसे प्रेजेंटेशन करके आओगे, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से माइनस करो, ईपी निकालो, ईपी में फॉर्मूला यूज कर लो। दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, डेप्रीसिएशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि या तो सिर्फ डेप्रीसिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड शो कर दो, और या तो डेप्रीसिएशन को छोड़कर सारी चीजें शो कर दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। जनरली जिस क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट बहुत सारी एडजस्टमेंट दी होती है, ओपनिंग बैलेंस भी है, परचेज भी है, सेल भी है, रिटर्न टू स्टोर भी है, रिटर्न टू अदर साइड भी है, ऐसे टाइप की क्लोजिंग बैलेंस भी है, उस टाइप के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट
वांट्स कि आप ये वाली प्रेजेंटेशन करके आओ। हालांकि इसका एक सिंपलिस्टिक वर्जन हो सकता है, वर्किंग नोट बनाओ, वहां अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर निकालो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो कर दो। इट विल ऑल्सो गोइंग टू बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, बट आप डायरेक्टली भी शो करोगे तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा ठीक है, इंस्टीट्यूट करती है। ओके बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो ये तो इंस्टीट्यूट तुमसे मांगेगी ही मांगेगी। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ, तो ध्यान से देखना बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट जो बनता है वो कैसे बनता है। सबसे पहले जो आपके पास बचा हुआ प्लांट है लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस, बचा हुआ मटेरियल है लिख दो। दोनों जगह का लिखना, दोनों जगह मतलब जो आपका साइट पे रखा हुआ है और जो आपका स्टोर पे रखा हुआ है, क्योंकि आप अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहे हो, उस कॉन्ट्रैक्ट की बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो। ये बात ध्यान में रखना कि आप अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहे हो, ना कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की। तो अगर कोई प्लांट साइट पे रखा हो चाहे स्टोर पे रखा हो, मटेरियल साइट पे रखा हो चाहे स्टोर पे रखा हो, दोनों लिखना। ये बैलेंस शीट टैली नहीं होने वाली है क्योंकि एक एक्सट्रैक्ट है। ओके यस, अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है लिख दो, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है लिख दो। ठीक है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों ये जो कि चैप्टर स्पेसिफिक है, WIP वर्क इन प्रोग्रेस। ये आपके लिए सबसे पहली बात तो एक एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि WIP बच्चों आपने अर्न कर लिया है, कमा लिया है, डेटर बन चुका है आपका एक तरीके से, तो आपके लिए एसेट है। वर्क सर्टिफाइड लिखोगे, उसमें अनसर्टिफाइड ऐड करोगे। आपको पता है इसको हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे लेते हैं और इसको हम कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों जैसा मैंने तुमको कहा कि अगर आपको कस्टमर से कोई पैसा एडवांस में मिला है तो ये आपके लिए एक लायबिलिटी है, तो या तो आप इस लायबिलिटी को यहां दिखा सकते हो, पर नहीं, इस लायबिलिटी को आपको इससे माइनस करके दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चों हम लोग एसेट लिखते हैं उसमें से प्रोविजन माइनस करके दिखाते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम प्रोविजन को लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हैं, पर नहीं, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको एसेट से माइनस करके दिखाते हैं। डेटर्स का प्रोविजन फॉर बैड डेट भी हम लायबिलिटी साइड दिखा सकते हैं, पर हम उसको भी डेटर से माइनस करके दिखाते हैं। वैसे ही बच्चों अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई पैसा एडवांस में मिला हुआ है तो आप उसको लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इसको यहां माइनस करके दिखाओगे ना, जो एडवांस हमको मिल गया है, तो इसकी प्रेजेंटेशन बेटर होती है। तो आई हाईली रेकमेंड टू यू ऑल कि जो भी एडवांस में पैसा मिला है आप यहीं से माइनस करके दिखाओ कि इतना काम हमने कर दिया सर्टिफाइड, इतना काम हमने कर दिया अनसर्टिफाइड, और इतना पैसा इसके अगेंस्ट में मिल चुका है। ये एक लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड दिखना चाहिए, पर क्योंकि हम इसको एसेट साइड दिखा रहे हैं, हम इसको माइनस करके दिखा रहे हैं। ओके, अब इसके अलावा बच्चों कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने बता दिया है, जो प्रॉफिट आप ट्रांसफर किए हो कहाँ, P&L में, वो यहां दिखा देना, क्योंकि प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में आता है। अगर लॉस है तो कॉस्टिंग P&L एसेट साइड दिखा देना। ठीक है, अब बच्चों एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जहां आपकी बैलेंस शीट टैली होगी, और वो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जिस क्वेश्चन में आपको कॉन्ट्रैक्ट का ट्रायल बैलेंस दिया हो। क्या दिया हो? ट्रायल बैलेंस दिया हो। तो याद रखना, जिस टाइप के क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया हो और वहां पर अगर इंस्टीट्यूट बोले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दो और बैलेंस शीट बना दो, वहां तुम्हारी बैलेंस शीट 100% टैली होगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हो तो टैली तो होना ही है उसको। ठीक है, ओके। अब बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट तुमको याद है, वैल्यूएशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। मेरे को फटाफट से बताओ, सारी चीजें याद आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। 7 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं आ सकता क्या? वैभव, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट पास नहीं कर सकता। अगर इंस्टीट्यूट का मन होगा दे कैन गिव यू अ 14 मार्क्स क्वेश्चन, बट मैं तुमको ट्रेंड बता रहा हूं कि पास्ट व्हाट वी कैन से 10-15 अटेम्प्ट से 7 मार्क्स स्ट्रेट आ रहा है इसका क्वेश्चन। ओके, 7 मार्क्स स्ट्रेट आ रहा है इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैं तुमको ट्रेंड बता रहा हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास बच्चों बाकी चैप्टर्स भी तो हैं पूछने के लिए। ओके, तो वो 14 मार्क्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास मार्जिनल कॉस्टिंग है ऑलरेडी एक चैप्टर जो वो 14 मार्क्स में पूछते हैं, तो उसके बाद उनको बाकी चैप्टर्स का वेटेज मेंटेन करना पड़ता है। ओके, चलो, हर बार आता है, 100% अटेम्प्ट में आता है। ओके यस, अब बच्चों वर्क अनसर्टिफाइड वाली कैलकुलेशन में जो क्वेश्चन आता है उसका एक पार्ट होता है, वो पार्ट मैंने यहां ऐड कर दिया है तुम्हारे नोट्स के अंदर, तो 2 मिनट में याद आएगा, एग्जाम के एक दिन पहले जलवा है तुम्हारा। ओके भैया, इधर देखो, फिर से बोलता हूं अगेन, चौथी बार, वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट प्राइस। ओके, अब देखो क्वेश्चन सेम ऐसे आता है, सेम टू सेम क्वेश्चन में ना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको बताएगा, वर्क सर्टिफाइड भी बताएगा। ओके, वर्क कंप्लीटेड बोलेगा 2/3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो जितना तुम्हारा कितना काम कंप्लीट हो गया है, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया है 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और बच्चों कॉस्ट टिल डेट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हो? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के।
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, WIP छोड़ के सब लिख दो। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, सारे खर्चे डेबिट करो, और वही अगर रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू साइड, ये वो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह है उसको क्रेडिट कर दो। WIP क्या है? सेल्स है तुम्हारी, याद रखो इस बात को। WIP सेल्स है, WIP सेल्स है, WIP सेल्स है। अरे भाई तो सेल्स को छोड़ के सब लिख दो। कॉग्स आता है कि नहीं आता है? कम ऑन एवरीवन टेल मी। आई एम टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, आई एम टेकिंग अ रेफरेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। सारे बच्चे बताओ, सेल्स को छोड़ के अगर मैं सब कुछ लिख दूं, कॉग्स आता है कि नहीं? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एग्जैक्टली तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी WIP छोड़कर अगर सब लिख दोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी WIP को छोड़ के अगर सब लिख दोगे, यू विल गेट कॉग्स, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉस्ट बच्चों तुमको निकालना पड़ता है, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट मैंने यहां पर दी हुई है। ओके, तो अब जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ने बोला कि आपका 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, इसका बच्चों 2/3 आ रहा है 4 लाख, ये काम हो चुका है। 2 लाख का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको भूल जाओ, इसको अलग करो, इधर फोकस करो। 4 लाख का काम आपका कंप्लीट हो चुका है 2/3। ओके, अब इसमें से बच्चों 3 लाख है वर्क सर्टिफाइड, क्वेश्चन में दिया रहता है गिवन इन द क्वेश्चन। 3 लाख का काम तुम्हारा वर्क सर्टिफाइड है, इसका मतलब 1 लाख रुपए का काम वर्क अनसर्टिफाइड है। कुछ बच्चे खुश हो गए, क्यों भैया वर्क अनसर्टिफाइड हमने निकाल लिया। मैंने कहा गलत बच्चों, ये पूरी कैलकुलेशन हम किस पे कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे कर रहे हैं। क्या मैंने बोला है ये बात क्लियरली कि वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट पे निकलता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे नहीं निकलता है? यस भैया। तो ध्यान से देखो, वर्क अनसर्टिफाइड मेरे पास है पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे है। तो एक बार बच्चों ये बताओ, 4 लाख का काम हो गया अभी तक? फटाफट से बताओ, अभी तक 4 लाख का काम हो गया है? रट्टा कोई नहीं मारेगा प्लीज, अंडरस्टैंडिंग। 4 लाख का काम हो गया है, हो गया है। उसमें से 1 लाख का काम वर्क अनसर्टिफाइड है, हाँ। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितना काम हो गया है उसका 25% वर्क अनसर्टिफाइड है? कम ऑन एवरीवन, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जितना काम हो गया है उसका 25% अनसर्टिफाइड है? यस। अब बच्चों सिंपल सी बात ये है कि क्या अभी तक मैंने जो खर्चा किया है वो मैंने निकाल लिया है क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, तुमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के निकाल लेना है। तो अभी तक जो मेरा खर्चा, अभी तक टिल 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 नाउ, तो टिल नाउ मेरा जो खर्चा हुआ है क्या मैंने वो निकाल लिया है? हाँ। तो बच्चों अभी तक ये खर्चा हुआ है, ऑब्वियसली अगर अभी तक जो मेरा काम हुआ है उसका 25% वर्क अनसर्टिफाइड है, इसका मतलब अभी तक जो खर्चा हुआ है उसका 25% कॉस्ट इनकर्ड ऑन वर्क अनसर्टिफाइड है। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है? यस, कम ऑन एवरीवन। वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट आ गई, वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट आ गई। तो ये जो तुमको 3 लाख दिया हुआ था ये, और वर्क अनसर्टिफाइड की तुम्हारी कॉस्ट, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाके क्रेडिट कर दो, खत्म। तो ये वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये है वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार आता है एग्जाम में। और एक एस्केलेशन क्लॉज, यही 2 क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, याद रखना। एस्केलेशन क्लॉज, वर्क अनसर्टिफाइड, एस्केलेशन क्लॉज, वर्क अनसर्टिफाइड, फेवरेट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का। बच्चों इंस्टीट्यूट को मजा आता है तुमसे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट पूछने में, क्यों? क्योंकि पता है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट थोड़ा सा लीक से हटके है, एडवांस ट्रीट करते हैं हम लोग इसको। क्या ट्रीट करते हैं? एडवांस। तो इसलिए इंस्टीट्यूट को मजा आता है, कभी कभी पूछती है इंस्टीट्यूट कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बना के दिखाओ। तो ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिला तुमको तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। इसको तुम बैलेंस कैरिड डाउन दिखाओगे, क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से तुम्हारी लायबिलिटी है, मैंने समझाया था। क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है ना तुमको, ये तुम्हारी क्या है? लायबिलिटी है। अगले साल ब्रॉड डाउन करोगे, फिर पैसा मिलेगा, फिर कैरिड डाउन, फिर ब्रॉड डाउन, फिर पैसा मिलेगा, फिर कैरिड डाउन, फिर ब्रॉड डाउन, फिर बचा हुआ पैसा मिलेगा लास्ट ईयर में, जिस साल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, जिस साल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सेट ऑफ हो जाएगा। ओके, सेट ऑफ हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ बेटा शिवा, आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वैसे समझाता हूँ। ठीक है, ओके, बात तो एक ही है। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है एस्केलेशन क्लॉज।
अगेन 7 मार्क्स का वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या होता है बच्चों एस्केलेशन क्लॉज का मतलब? मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं तो उस टाइम पे मटेरियल का प्राइस, हाइपर इन्फ्लेशन की अगर सिचुएशन में है कंट्री, मटेरियल का प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उस केस में बच्चों कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको डर रहता है किस बात का? यार कहीं मेरा प्रॉफिट लॉस्ट ना हो जाए बिकॉज ऑफ दिस हाइपर इन्फ्लेशन कंडीशन। ओके, मेरा प्रॉफिट यहां पर लॉस ना हो जाए बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक एस्केलेशन क्लॉज डालता है जहां पर ये बोला जाता है बेसिकली कि अगर एक लिमिट से ज्यादा मटेरियल्स का प्राइस बढ़ा, इनपुट्स का प्राइस बढ़ा, मटेरियल क्यों बोल रहा हूं मैं, इनपुट का प्राइस बढ़ा बच्चों, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब आ गया उसमें। तो अगर एक लिमिट से ज्यादा इनपुट्स का प्राइस बढ़ता है मार्केट में, तो हम ना आपके ना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाएंगे, हम आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इसी को बोलते हैं प्यार से एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेट करना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बिकॉज ऑफ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स लाइक मटेरियल, लेबर, ये सब। ओके तो अब इधर देखो, द क्लॉज इंसल्टेड इन अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सो दैट इफ द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट देन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, इसके ऊपर भी बच्चों सेम टू सेम जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैंने यहाँ डाला हुआ है। आप देखना एक बार ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, सेम सेम एग्जाम में सेम टू सेम यही आता है ना। एग्जाम्पल, it was agreed in the contract that in the event of price rise of material above 5%, तो अगर बच्चों मटेरियल का प्राइस 5% से ज्यादा बढ़ा करंट लेवल से, करंट लेवल से 5% से ज्यादा बढ़ा, 5% मेरी सहन शक्ति है, अगर 5% तक बढ़ा मैं प्यार से सह लूंगा, पर अगर 5% से ज्यादा गया मैं नहीं सह पाऊंगा। एस्केलेशन क्लॉज एक्टिवेटेड and contractor will pay 50% of the price rise above 5%। तो बच्चों अगर ये प्राइस 5% से ज्यादा बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्टर अकेले नहीं सहेगा, एस्केलेशन क्लॉज लग जाएगा। एस्केलेशन क्लॉज क्या कहता है कि अगर आपका प्राइस 5% से ऊपर बढ़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्टी को उसका 50% पे करना पड़ेगा, उसका 50%। उसमें भी हम उससे पूरा नहीं मांग रहे, हम बोल रहे हैं बस 50% देना। अगर 5% को क्रॉस कर गया ना प्राइस करंट लेवल से, तो 50% बस देना हमको। ठीक है, तो देखो इधर देखो, मटेरियल इशू टू द कॉन्ट्रैक्ट बच्चों 1,00,000 रुपए का, और मटेरियल इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000 रुपए का। तो पहले एक बात मेरे को कंफर्म कर दो, 1,00,000 का मटेरियल मैं लेके आया कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें से 20,000 अभी भी पड़ा हुआ है, तो ये बताओ कितना यूज हुआ? हाँ हाँ, ये 7 मार्क्स में आता है, बिल्कुल आता है। सारे बच्चे बताओ, 1,00,000 का मटेरियल आया, 20 का अभी भी पड़ा हुआ है, कितने का मटेरियल यूज हुआ है बताओ ना, कितने रुपए का मटेरियल यूज हुआ है बताओ? यस, 80,000 रुपए का मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, अब देखो बोल रहा है प्राइस ऑफ मटेरियल 25% से बढ़ा हुआ है, बोल रहा है प्राइस ऑफ मटेरियल 25% से बढ़ा हुआ है। तो बच्चों ये जो 80,000 का मटेरियल आपने यूज किया है ना, ये 125 पे खड़ा है, जितना लेवल था उससे 25% ऊपर है, बोलो ना हाँ, कम ऑन एवरीवन। जितना पहले था उससे 25% बढ़ा हुआ है, यानी अगर पहले 100 था तो अभी ये 125 पे खड़ा है। किस पे खड़ा है? 125 पे। तो पहले बच्चों ये बताओ, अगर ये अभी 125 पे है तो पहले कितना होगा? 64 होगा, डिवाइड बाय 125%, डिवाइडेड बाय 125%। तो बच्चों कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है बच्चों? 16,000 का। आप देखो, प्राइस अगर नहीं बढ़ा होता तो 64 होता, पर बढ़ने के बाद 80 हो गया है, मतलब 16,000 से प्राइस आपका बढ़ा हुआ है। हमने क्या बोला था? हम सह लेंगे। कितना सह लेंगे? आपका जो नॉर्मल प्राइस था, आपका जो नॉर्मल प्राइस था उसका 5% तक दर्द हम सह लेंगे। बोला था कि नहीं बोला था? फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताओ। हमने बात बोली थी कि जो आपका नॉर्मल प्राइस लेवल है उसका 5% इंक्रीज तक हम सह लेंगे। तो बच्चों कितने तक हम सहने के लिए रेडी थे, कोई बताएगा? कितने रुपए तक बच्चों हम सहने के लिए रेडी थे बताओ?
64,000 हमारा प्राइस था इंक्रीज के पहले, अगर ये 5% तक बढ़ता हम सह लेते। बताओ कितने तक सह लेते, जल्दी बताओ। 64,000 प्लस 5%, अगर ये प्राइस 67,200 तक हो जाता, अगर ये प्राइस 67,200 तक हो जाता तो भी हम सह लेते। 5% इंक्रीज सह लेते, 5% इंक्रीज सह लेते। पर बच्चों नहीं 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 नहीं, नहीं। ये प्राइस 5% को क्रॉस करके 80,000 तक पहुंच गया। तो सारे बच्चे बताओ मेरी लिमिट से कितना ज्यादा चला गया ये, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि मेरी लिमिट से कितना ज्यादा चला गया ये। $12,800 बच्चों ज्यादा चला गया। तो हमने कहा कि जितना मेरी लिमिट से ज्यादा चला जाएगा ये, जितना मेरी लिमिट से ये ज्यादा चले जाएगा, ओके, जितना मेरी लिमिट से ये ज्यादा चले जाएगा उसका 50% मैं कॉन्ट्रैक्टी से लूंगा। यानी कि बच्चों 6,400 रुपीज से मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ जाएगा। बोलो यस और नो, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। यस। अब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे बढ़ाना है, इधर देखो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे बढ़ाना है, सिंपल, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सिंपल। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एस्केलेशन क्लॉज से प्राइस बढ़ेगा, उसको आप कहां क्रेडिट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। आप क्या कर रहे हो, क्योंकि बच्चों ये क्यों, अच्छा क्यों कर रहे हैं ये भी सुन लो। क्वेश्चन में एक और लाइन लिखी रहती, अगर आपको शायद याद है तो, शायद अगर आपको याद है तो याद करो, क्वेश्चन में एक और लाइन लिखी होती है, क्या क्या लिखा होता है कि द अबव कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड और WIP डज नॉट इंक्लूड द इंपैक्ट ऑफ एस्केलेशन क्लॉज। याद है, ये लाइन क्वेश्चन में लिखे रहती है कि the above calculation of work certified or WIP does not include the impact of escalation clause। ये लिखा रहता है क्वेश्चन में। तो एस्केलेशन क्लॉज का इंपैक्ट हमने लिया ही नहीं अभी तक, तो अब लेंगे ना, अब लेंगे ना, अब WIP में दिखाएंगे इसको, अब हम इसको WIP में दिखाएंगे, अब लेंगे हम इसको। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर, ओके, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है बच्चों वो थे ये। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन बैंक अपलोड हो चुका है, सारे बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके गूगल ड्राइव से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बच्चों सॉल्व कराता हूं कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर। ओके भैया, पहला क्वेश्चन हम जो करने जा रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 24, मतलब आपकी जो क्वेश्चन बैंक मैंने अपलोड किया उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। और ये क्वेश्चन कराने का पर्पस भी वही है। चलो सॉल्व करिए इसको फटाफट से। चलो बच्चों देखो, अब ये क्वेश्चन बच्चों मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर बैलेंस शीट बनाना है, इज वन ऑफ द टास्क। तो वो तुमको हेल्प करेगा समझने के लिए कि एग्जाम में अगर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आए तो तुम कैसे बैलेंस शीट कर सकते हो। ठीक है, देखो, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड ऑन 31st of December फॉर द बुक्स ऑफ स्वास्तिक कंपनी लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर। देखो शेयर कैपिटल दिया हुआ है, 10 रुपए वाले शेयर्स हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों दिया हुआ है एज ऑन 1st of January 2021, मतलब साल की शुरुआत में। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है बच्चों, यानी कि डेप्रीशिएशन टिल डेट। कैश रिसीव्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7, 12,80,000 रुपए का आपको कैश मिल चुका है अब तक, ठीक है। क्रेडिटर्स हैं आपके पास 81,200 के, लैंड एंड बिल्डिंग 74, मशीनरी की कॉस्ट दी हुई है, प्रोविजन ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। बैंक में 45,000 है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7 की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस पे मटेरियल लगा है
लेबर लगा है, एक्सपेंस है, और मशीनरी ऑन साइट एट कॉस्ट दी हुई है 1,60,000 रुपए की। ठीक है, अब नीचे देखो लिखा है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7 ना 1 जनवरी 2022 को बिगिन हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 24 लाख और कस्टमर सो फार 12,80,000 पे कर दिया, जो कि 80% है वर्क सर्टिफाइड का। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, हर क्वेश्चन में यही होता है बेसिक। कैश रिसीव दिया रहता है, बोल देता है ये 80%, 70%, 60% है वर्क सर्टिफाइड, तो हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ द वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन बच्चों 16,000 रुपए का है। ठीक है, ओके। On 31st of December 2022, after the trial balance extracted, machinery costing 32,000 return to store, material then on site 27,000 रुपए का है, प्रोविजन मेड करना है फॉर डायरेक्ट लेबर ड्यू 6,000 रुपए, और डेप्रीशिएशन ऑफ ऑल मशीन 12.5% लेना है कॉस्ट की। आपको बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और टू बी प्रॉपरली क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ स्वास्तिक लिमिटेड। तो फटाफट से बताओ क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है? बोलो। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ गया बच्चों? यस, अब देखो इधर, इधर देखो। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बच्चों आप मटेरियल लिखोगे, लेबर लिखोगे। याद रखना लेबर के लिए आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है, उसको आप ऐड करोगे जिसे हम पीएनएल अकाउंट में करते हैं। एक्सपेंसेस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है बच्चों डेप्रीसिएशन। जो आपकी मशीनरी यहाँ देखो ध्यान से साइट पे रखी हुई है और उसका आपको डायरेक्टली कॉस्ट दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन ने बोला है कि जो भी आपकी कॉस्ट है उसका 12.5% डेप्रीशिएशन लेना है आपको, तो सीधा उठाओ 12.5% उसका डेप्रीशिएशन आप ले लो। यहाँ पर क्रेडिट साइड में आप 12,80,000 80% है ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, तो इसको 80% से डिवाइड करोगे। 12,80,000 कैश रिसीव्ड, 80% है वर्क सर्टिफाइड का, तो उसको 80% से डिवाइड करोगे 16 लाख आ जाएगा। अब ध्यान से देखो इधर, ये वाला एक पॉइंट था जिससे बच्चे कंफ्यूज हुए थे। कॉस्ट ऑफ द वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन एस्टिमेटेड एट 16,000, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। क्यों भैया? ध्यान से सुनो क्या लिखा है। कॉस्ट ऑफ द वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन, मतलब जब आपका सर्टिफिकेशन हो गया था उसके बाद 16,000 रुपए का काम और हो चुका है। यस और नो? जल्दी बताओ। जब आपका सर्टिफिकेशन का काम हो गया था, जब आपका सर्टिफिकेशन का काम हो गया था उसके बाद बच्चों 16,000 रुपए का काम हो गया है, तो 16,000 रुपए का काम सर्टिफिकेशन के बाद कंप्लीट हुआ है। ये है वर्क अनसर्टिफाइड, और आपको डायरेक्टली उसकी कॉस्ट दी हुई है, और आपको डायरेक्टली क्या दी हुई है? उसकी कॉस्ट दी हुई है। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन ने भी बोला है 27,000 रुपए का मटेरियल साइट पे रखा हुआ है, तो इससे आपका नोशनल प्रॉफिट आ गया। नोशनल प्रॉफिट आने के बाद बच्चों परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, सारे बच्चे बताओ 16 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख कितना होगा? ये आ रहा है तुम्हारा 66.66%, यानी कि बच्चों 50% के ऊपर वाले पोर्शन में फॉल करेगा। 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कितना कैश मिला है? 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड आपको कैश मिला हुआ है, तो नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू 80%, इतना आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, इतना प्रोविजन फॉर डब्ल्यूआईपी बनेगा। फटाफट से बताओ क्या ये सुपरबली इजी है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? बोलो, क्या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इजी है बच्चों? डायरेक्ट है बेसिकली। यस, अब बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है पीएनएल अकाउंट भी बनाना। इस क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट बनाने भी बोला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है। पीएनएल वाला एक बार और बताओ। पीएनएल वाले में आपका 66.66% वर्क कंप्लीटेड है, इसका मतलब 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, तो ये रहा नोशनल प्रॉफिट, इसका 2/3 निकालोगे, और कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में 80% दिया हुआ है,
तो 80% से मल्टीप्लाई करोगे, ये जो प्रॉफिट आएगा ये पीएनएल में जाएगा और बचा हुआ प्रोविजन फॉर डब्ल्यूआईपी बन के बैठेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको पीएनएल भी बनाने बोला था, तो पीएनएल बनाने बोला है। सबसे पहले आपको जो ट्रायल बैलेंस के अंदर 1 जनवरी का ओपनिंग प्रॉफिट दिया हुआ है उसको आप लिख लो। फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉफिट हुआ है, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में ये पीएनएल प्रॉफिट हुआ है, इसको ट्रांसफर करो। बच्चों जो डेप्रीसिएशन आपका साइट में नहीं रखा हुआ है, कौन सा, ये देखो, ये वाली मशीन पे जो डेप्रीसिएशन निकलेगा, ये वाली मशीन साइट पे नहीं है, ये वाली मशीन साइट पे है, ये वाली मशीन कहाँ पड़ी है, स्टोर्स पे पड़ी होगी। तो इसका जो डेप्रीसिएशन है वो आप निकाल लो, 52,000 का 12.5%। पर भैया आपको कैसे पता है इसका डेप्रीसिएशन निकालना है? बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि मशीनरी पे 12.5% का डेप्रीसिएशन लगाओ। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन में जहां जहां मशीन है सब जगह 12.5% डेप्रीसिएशन लगेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ, जैसे फाइनल अकाउंट चैप्टर में करते हो तुम अकाउंट्स के अंदर, तो नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, मतलब वो एडजस्टमेंट एप्लीकेबल है टू द होल क्वेश्चन। तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां मशीनरी रखी है सब जगह 12.5% डेप्रीसिएशन लगाने क्वेश्चन आपको बोल रहा है, लगाओ। तो ठीक है, लगाओ। तो 12.5% 52,000 का आप यहाँ लिखोगे, ये आपका बैलेंस कैरेट डाउन हो गया। ये प्रॉफिट अब आपका बैलेंस शीट में दिखेगा। बैलेंस शीट आपको टी शेप वाली बनानी है, तो शेयर कैपिटल बच्चों लिख दो एज इट इज, जैसा आपके क्वेश्चन में है। ये देखो 351,800, उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड कर दो जो अभी अभी हमने निकाला। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है बच्चों, उसमें करंट ईयर का जो आप डेप्रीसिएशन निकाले हो 12.5% के हिसाब से वो ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा। क्रेडिटर्स एज इट इज लिख दो, आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट में दी हुई है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो, मशीनरी एट स्टोर्स लिख दो। तो स्टोर्स पे जो आपकी मशीनरी है बच्चों पहले से जो पड़ी थी कॉस्ट पे दिखाना ना, क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अलग से दिखा रहे हो, तो कॉस्ट पे दिखाना। जो मशीन पहले से स्टोर पे पड़ी थी प्लस नीचे आपको एडजस्टमेंट में बताया गया है कि आपने 32,000 की मशीन साइट से स्टोर्स पे वापस भेजी है। 32,000 की मशीन साइट से स्टोर पे वापस भेजी है, तो उसको भी ऐड कर दो यहाँ पर। तो 52 + 32, ये आपकी मशीन स्टोर पे पड़ी है और साइट में आपके पास 1,60,000 की मशीन थी, उसमें से 32,000 की आपने वापस भेज दी, तो यहाँ से माइनस और यहाँ पर प्लस, सिंपल। ठीक है, बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा दिखा दो, मटेरियल एट साइट 27,000 का पड़ा दिखा दो। वर्क इन प्रोग्रेस आपको दिखाना है, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, कितना एडवांस मिला है 12,80,000, उसको माइनस करो। और प्रोविजन फॉर डब्ल्यूआईपी जो आप निकाले हो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर वो माइनस कर दो। ठीक है, वो भी यहाँ पर माइनस होता है। या तो लायबिलिटी साइड दिखा सकते हो या तो यहाँ से माइनस कर सकते हो, तो बेटर प्रेजेंटेशन यही होगी कि यहाँ से माइनस करके दिखाओ। भैया क्या हम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को भी इससे माइनस करके दिखा सकते हैं? दिखा सकते हो, लेकिन अलग अलग कैसे करोगे? पुराना जो प्रोविजन है 63,000 का, उसको अलग अलग कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो इसलिए या तो यहां दिखा दो, और या तो फिर तुमको ये करना पड़ेगा कि मटेरियल एट स्टोर इनर कॉलम में दिखाओ, मटेरियल एट साइट इनर कॉलम में दिखाओ, प्रोविजन माइनस करके दिखाओ। ये प्रेजेंटेशन कर सकते हो अगर करनी है तो। बाकी लाइबिलिटी साइड में दिखाओ, बिकॉज यू कैन नॉट बाइफरगेट दो 63,000 रुपीज का तुम्हारा पुराना प्रोविजन, उसको तुम अलग अलग नहीं कर पाओगे कि कितना साइट का है कितना स्टोर का है। तो इसीलिए बेटर है कि उसको लाइबिलिटी साइड में रहने दो, क्योंकि अलग अलग नहीं कर पा रहे हो। तो ये बच्चों तुम्हारी बैलेंस शीट बनेगी। ये एक क्वेश्चन मैंने आपका एलडीआर में रखा हुआ है, सो डैट आपको अगर एग्जाम में 7 मार्क्स के हिसाब से ये परफेक्ट क्वेश्चन है, दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स टू बी आस्क्ड इन योर इंटर एग्जाम्स। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, तो आपको अगर ये बन रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मशीन दिखा दे तो आंसर नहीं आता, डायरेक्ट डेप्रीशिएशन दिखाना पड़ा। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, जब डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोला है कॉस्ट पे 12.5% डेप्रीशिएशन है, कोई ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, परचेज, सेल, ये सब कुछ भी नहीं है, तो मैंने आपको क्या बोला था? नोट्स के अंदर देखो, मैंने आपको क्या बोला था? जब क्वेश्चन आपको भिन्न भिन्न प्रकार की एडजस्टमेंट दे तब ये यूज करना। जब क्वेश्चन कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं दे रहा है, डायरेक्ट डेप्रीशिएशन परोस के दे रहा है, तो चुपचाप डेप्रीशिएशन दिखाओ, आगे बढ़ो। बोला है कि नहीं बोला है? फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताओ, बोला है कि नहीं बोला है? यस। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बताओ,
प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, मेरे को एक बात बताओ, यहां पर तुमने डेप्रीशिएशन निकाला 20,000 रुपए इस साल का, और यहां पर निकाला 6,500, दोनों मिला के कितना हुआ? दोनों मिला के कितना हुआ? 26,500 रुपए। तो 26,500 तुम्हारा करंट ईयर का प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है, और ये क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, और ये तुम्हारा करंट ईयर का हमने कैलकुलेट किया है, दोनों प्लस होके यहाँ लिख दिया। अब बच्चों डेप्रीशिएशन चैप्टर में हम करते हैं ना ये काम, ये हम आपको कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में नहीं सिखाते हैं, ये हम आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेप्रीशिएशन चैप्टर के अंदर सिखाते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, हर साल का डेप्रीशिएशन उसमें ऐड होता है, एंट्री होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है। ओके, मटेरियल एट साइट क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 27,000 रुपए, और आपको पता है मटेरियल एट साइट क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट होता है और बैलेंस शीट में एसेट की तरह दिखेगा। क्लियर है गौरव? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा दो एक बार, ये है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट हमने लिखा, करंट ईयर का प्रॉफिट लिखा, जो डेप्रीशिएशन हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं दिखा पाए थे क्योंकि ये मशीनरी साइट पे नहीं स्टोर पे रखी हुई है, वो डेप्रीशिएशन हमने दिखाया, और ये आ गया तुम्हारा बैलेंस कैरिड डाउन जो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कौन सा हिडन वर्ड रहता है इससे अनसर्टिफाइड निकलेगा, वो क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। ओके, बैलेंस शीट वाला WIP, बैलेंस शीट वाले WIP में वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, इसमें से जो एडवांस मिल चुका है क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस करके दिखाओगे, और प्रोविजन फॉर WIP जो हमने यहां पर निकाला है ये, इसको माइनस करके दिखाओगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा आउटर कॉलम में आएगा, ठीक है बच्चों। फटाफट से बताओ जितने भी डाउट थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्लियर है सबको? बोलो, जितने भी डाउट थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, क्या क्लियर है सबको? यस, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करना है, क्वेश्चन नंबर 25, ये वो ईपी के ऊपर है क्वेश्चन, और मॉड्यूल में है, जून 19 सेट 1 के अंदर भी था ये क्वेश्चन। चलो रफली सॉल्व करो ना, लिख लिख के सॉल्व मत करो, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ओके मिस्टर एंटरटेनमेंट बेटा, मैं बताऊंगा तुमको बाद में। सारे बच्चे रफली सॉल्व करो, वी डोंट हैव टाइम to write and solve. Okay, we have to solve it roughly, we have to find the answer on calculator or on a rough page, and just we have to check कि concepts बन रहे कि नहीं। ओके बच्चों डन। देखो ये वाला क्वेश्चन एस्टिमेटेड प्रॉफिट के ऊपर था। कपूर इंजीनियरिंग कंपनी अंडरटेक अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व द फैब्रिकेशन ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट ब्लॉक एंड रिएक्शन ऑफ द सेम on customers life. Following information supplied regarding the contract which is to be completed, which is incomplete on 31st of March 2022. Fabrication cost to the date, मतलब अभी तक का खर्चा कितना हुआ है? मटेरियल लग गया 2,80,000 रुपये का, लेबर लग गया 90,000 रुपये का, ओवरहेड्स लग गया 75,000 का, ठीक है। इरेक्शन की कॉस्ट है बच्चों आपकी, इरेक्शन कॉस्ट टिल डेट 15,000 रुपये, टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पर दी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताया है 8,19,000 रुपये का है, ठीक है, और कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट है 6 लाख रुपये। टेक्निकल एस्टीमेट बच्चों ये बता रहा है कि अभी तक जो काम कंप्लीट हुआ है उसमें 80% मटेरियल लग चुका है, मतलब जितना टोटल मटेरियल लगना है उसका 80% मटेरियल लग चुका है, ठीक है। लेबर और ओवरहेड 75% लग चुका है, इरेक्शन 25% लग चुका है। तो अगर आप फोकस करोगे यहाँ पर, जो 2,80,000 रुपये का मटेरियल आपका लग चुका है, दैट इज बेसिकली 80% ऑफ द टोटल मटेरियल विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर 2,80,000 80% है तो 100% है 3.5 लाख रुपए, ठीक है। लेबर ओवरहेड बच्चों 75% है, तो 90,000 और 75,000 75% है, तो 100% हम निकाल लेंगे ऐसे। इरेक्शन 25% है, तो 15,000 रुपये इरेक्शन की कॉस्ट है, उसको 25% डिवाइड करो, टोटल 60,000 लगेगी। तो दिस इज बेसिकली योर टोटल कॉस्ट
टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लगेगी इस कॉन्ट्रैक्ट को कराने में 6,30,000 रुपये। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 8,19,000 रुपये माइनस 6,30,000, तो 1,89,000 इज योर एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है भैया, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर सबमिशन टू द मैनेजमेंट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लिया हमने 1,89,000, 1,89,000 और एस्टिमेटेड प्रॉफिट टू डेट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है उसमें आप कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे। तो बच्चों क्या एक बात तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद है क्या, कि कुछ क्वेश्चंस में बच्चों कॉन्ट्रैक्ट 90% कंप्लीट नहीं हुआ होता है। कुछ क्वेश्चंस के केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट 90% कंप्लीट नहीं हुआ होता है, पर फिर भी क्वेश्चन आपको बोलता है नहीं एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड यूज करो। बोलो बोलता है कि नहीं बोलता है, फटाफट से बताओ, बोलो क्वेश्चन ये बात बोलता है कि नहीं बोलता है। आप चेक करोगे अगर वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालोगे वो 90% नहीं आएगा। अगर आप वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालोगे इट विल नॉट कम मोर देन 90% स्टिल, बट क्वेश्चन बोलेगा नहीं एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड यूज करो, तो करो। चुपचाप बच्चों पेपर में क्वेश्चन जैसा बोल दे वैसा कर दो, बात खत्म। हमको पेपर में क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन बोले एस्टिमेटेड प्रॉफिट से निकालो, हम बोलेंगे ओके नो प्रॉब्लम, हम निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आपको बोला एस्टिमेटेड प्रॉफिट टू डेट ऑन कॉन्ट्रैक्ट निकालो, तो जितने मेथड आप लगा पा रहे हो उतने मेथड लगा के निकाल दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में अकाउंट बनाने नहीं बोला है। जिस क्वेश्चन के अंदर आपको अकाउंट बनाने बोलता है और अगर फॉर्मूला ना बताए, वैसे तो देखो अकाउंट बनाने बोलेगा उचक के फॉर्मूला बता देगा, अगर नहीं बताए तो ये वाला यूज करना। अकाउंट बनाने बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, अगर फॉर्मूला ना बताए ये वाला यूज कर लेना, बता दे वाला यूज कर लेना। पर इस क्वेश्चन में आपको अकाउंट बनाने नहीं बोला, इस क्वेश्चन में बोला कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालो टू द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कैलकुलेशन करने बोल रहा है। मतलब वो आपसे फॉर्मूला टेस्ट करना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। तो जितने फॉर्मूले आते हैं उतने फॉर्मूले लगा दो। ठीक है, तो जैसे बच्चों सबसे पहले आपका ये है एस्टिमेटेड प्रॉफिट टोटल कॉस्ट टू डेट अपॉन टोटल कॉस्ट, अभी तक कितना खर्चा हो चुका है, अभी तक कितना खर्चा हो चुका है डिवाइडेड बाय टोटल कितना खर्चा होने वाला है, ये एक फॉर्मूला लग गया। दूसरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू आपका अभी तक कितना काम हो चुका है, ये देखो नहीं अभी तक कितना कैश मिल चुका है, कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और फिर उसके बाद नेक्स्ट बच्चों अभी तक कितनी कॉस्ट इनकर हो गई है अपॉन टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, अभी तक कितना कैश रिसीव हो गया अपॉन टोटल। तो 3 फॉर्मूला आप इस क्वेश्चन में लगा पा रहे हो, 3 फॉर्मूले से आप आंसर निकाल के आ जाओगे, सिंपल। बोलो क्या ये बात सबको क्लियर है, बोलो यस। दूसरी बात कुछ बच्चे बोल रहे 80% से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, बेटा आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। क्वेश्चन आपको ये बता रहा है अभी तक इतना खर्चा हो चुका है, कितना खर्चा हो चुका है 2,80,000 रुपए, अभी तक 2,80,000 रुपए खर्च हो चुका है। इंग्लिश पढ़ो बेटा, इंग्लिश पढ़ो। फैब्रिकेशन कॉस्ट टू डेट, आज तक का खर्चा, ओके। टेक्निकल एस्टिमेट ऑफ वर्क कंप्लीटेड टू डेट, अभी तक जो काम हो गया है उसमें डायरेक्ट मटेरियल 80% लग चुका है। तो मैं अगर एकदम बेसिक लेमैन भाषा में समझाना चाहूँ तो जो टोटल मटेरियल आपको लगने वाला है, आपको जो टोटल मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट में लगने वाला है उसका 80% आपको लग चुका है, आपको अभी तक उसका 80% लग चुका है और उसकी कॉस्ट आपको 2,80,000 रुपये क्वेश्चन में दी हुई है, आपको क्वेश्चन में उसकी कॉस्ट दी हुई है। तो 80% ऑफ द टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी यूज्ड एंड दैट इज 2,80,000। तो आप निकाल सकते हो टोटल मटेरियल इज इक्वल टू 2,80,000 डिवाइडेड बाय 80%। इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन में बच्चों आपने इंटरप्रिटेशन मिस्टेक की है, जो 1-2 बच्चे बोल रहे हैं उसमें बता रहा हूँ। फर्दर कॉस्ट आपकी वैसे ही निकल रही है, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, 2,80,000 रुपये खर्च हो चुका है, 3.5 लाख रुपए खर्च होना है, तो 3.5 लाख माइनस 2,80,000 ही तो है फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, 70,000 रुपये, यही तो है। तो कॉस्ट इनकल टिल डेट प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट इज इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट।
तो चाहे लॉन्ग रूट से जाओ, प्रेजेंटेशन के लिए तो ऐसे दिखाओगे तुम लोग, पर मैं तुमको शॉर्टकट से, मैं अभी क्या बोला, अभी हम लिख लिख के सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम तो बस निकाल के देख रहे हैं कि हमको आंसर आता है कि नहीं। अभी हमको लिख लिख के सॉल्व थोड़ी करना है। ओके, आ गई बात समझ में? फटाफट से बताओ। इसमें देखो 12 लाख माइनस 90,000, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है 30,000। 90,000 का खर्चा हो चुका है, 30,000 का खर्चा और होने वाला है, यानी 1,20,000 का टोटल खर्चा होगा। ये तो प्रेजेंटेशन है ना बच्चों। अब ये तो बेसिक मैथमेटिक्स वाली बात है। ठीक है भैया, चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो। 28 नंबर क्वेश्चन जो है ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्यों ये प्यारा क्वेश्चन? इसलिए है, मॉड्यूल में है, जून 19 में है, दिसंबर 21 में है, जून 20 में है, दिसंबर 27 में है। इससे मेरे को याद आया, एक बच्चा बोल रहा था पिछले अटेम्प्ट में कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस अटेम्प्ट में तो आएगा। बेटा कौन बोला, कौन ये सारी अफवाहें फैला रहा है, मुझे बताओ, कौन ये सारी अफवाहें फैला रहा है कि पिछले अटेम्प्ट में कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन? हर अटेम्प्ट, कम ऑन एवरीवन, हर अटेम्प्ट, ईच एंड एवरी, हर अटेम्प्ट। तो ये सारी अफवाहें फैलाना अच्छी बात नहीं। ओके, और इस तरीके से एनालाइज करना कि पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया था तो इस अटेम्प्ट में आएगा, अच्छी बात नहीं। ओके, चलो, डीलक्स लिमिटेड अंडरटूक का कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 लाख रुपए ऑन 1 जुलाई। तो 5 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। 30 जून 2022 को व्हेन द अकाउंट्स वर क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट इज गैदर्ड। ओके, यस, देखो इधर सबसे पहले आपको दिया है मटेरियल परचेस, वेजेस पेड, जनरल एक्सपेंसेस, प्लांट खरीदा, क्लोजिंग मटेरियल, एक्रूड वेजेस, वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड, डेप्रिसिएशन और वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, above contract contain a escalatory clause which read as follows: in the event of price of material and rate of wages increase by more than 5%। बच्चों वह घड़ी जहां पर आपका मटेरियल और लेबर का खर्चा 5% से ज्यादा हो जाएगा, प्राइस बियॉन्ड वुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली बाय 25% ऑफ द राइज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस बियॉन्ड 5%। तो वहां पर बच्चों 5% से ऊपर जितना भी प्राइस आपका जाएगा उसका हम 25% का एस्केलेशन क्लॉज लगा देंगे। मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें 50% था, यहाँ 25% है। इट वॉज फाउंड सिंस द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट प्राइस ऑफ मटेरियल वेजेस 25% से ऑलरेडी बढ़ चुका है। बच्चों जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उस दिन से अगर आप चेक करो तो ऑलरेडी 25% से प्राइस बढ़ चुका है। वाओ, द वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द अबव। और जो ऊपर आपने वर्क सर्टिफाइड का कैलकुलेशन किया है उसके अंदर ये एस्केलेशन का प्राइस इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको करा दिया है, पर एक बार मेरे को ये भी दिखाना था कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन अपने आप में। देखो, मटेरियल परचेज आप यहाँ पर लिख दोगे, वेजेस लिखोगे, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्रूड वेजेस दिए वो आप ऐड कर दोगे, जनरल एक्सपेंस डेप्रिसिएशन डायरेक्टली दिया है, क्लोजिंग मटेरियल एट साइड दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड बच्चों आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपए, ये अभी निकालना बाकी है, ये आपको 15,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, ओके, अब इधर देखो, जो बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड, अगेन 1 लाख रुपए का मटेरियल मैं खरीद के लाया, पर 25,000 का मटेरियल अभी क्लोजिंग स्टॉक में रखा है। दैट मीन्स मैंने 75,000 का मटेरियल यूज़ किया है, और वेजेस है बच्चों आपकी 50,000 रुपये की। देख लो, 45,000 प्लस 5,000, तो 50,000 आपकी वेजेस है, और 1 लाख माइनस 25,000, 75,000 मटेरियल है, टोटल हुआ 1,25,000। क्वेश्चन ने आपको बता दिया है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उस दिन से 25% प्राइस बढ़ा हुआ है, दोनों का, मटेरियल का भी और वेजेस का भी। तो इसका मतलब ये 1,25,000 जो है वो 25% ऊपर है अपने नॉर्मल प्राइस से। तो अगर ये 125 पे बैठा है, मेरे को 100 बताओ, 1 लाख आएगा। अब बच्चों 1 लाख में आप 5% ऐड करो, क्योंकि मेरी टॉलरेट करने की जो लिमिट थी वो 5% थी। मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ द इनिशियल प्राइस आई कैन टॉलरेट, प्राइस इन्फ्लेशन ऑफ 5% आई कैन टॉलरेट। तो 1 लाख में अगर आप 5% बढ़ाओ तो 1,05,000 तक तो मैं सह लेता, पर आपका प्राइस 1,05,000 को पार करके 1,25,000 तक पहुंच गया है, यानी कि ये 20,000 रुपये से एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो इस 20,000 का 25% बच्चों एस्केलेशन क्लॉज आएगा, यानी कि 5,000 रुपये मैं कॉन्ट्रैक्टी से लूंगा, और ये 5,000 रुपये मैं यहाँ पर WIP में लिख दूंगा, क्योंकि ये अभी इंक्लूडेड नहीं है। इजी, फटाफट से बताओ। सेम टू सेम बच्चों जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया है उसी के जैसा है,
और ध्यान से देख लो ये क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आ चुका है, कितने बार, और मॉड्यूल के अंदर है क्वेश्चन। बोलो, इजी है बच्चों, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 28। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मेरे को क्वेश्चन नंबर 30 ही कराना है आपको, 3030, जो कि आपका दिसंबर 2024 के एग्जाम में आ चुका है एंड जून 2018 के एग्जाम में आ चुका है। देखो अरे इंक्लूडेड होगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बताओ। अगर इंक्लूडेड होगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, फिर तो हमको निकालना ही नहीं पड़ेगा। ओके ओके चलो देखो, यही है वो बच्चों वो क्वेश्चन जो पिछले अटेम्प्ट में आपके आया था एग्जाम में। ध्यान से देखो क्या है भैया इस क्वेश्चन में खास। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि प्रिपेयर कर रहा है अपना अकाउंट, 31 मार्च को कमेंस कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2016 को। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिवील फ्रॉम कॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑन 31 मार्च। मटेरियल सेंट टू साइट है, लेबर है, फोरमैन की सैलरी। मशीनरी 2,60,000 की है जो कि 146 डेज साइट पे यूज हुई है। ओके वर्किंग लाइफ है बच्चों 7 साल। स्क्रैप वैल्यू है 15,000। सुपरवाइजर को 8,000 रुपये हम पर मंथ देते हैं, जिसमें से वो आधा टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट को देता है। ठीक है, ऑल अदर एक्सपेंसेस है 136,500। मटेरियल एट साइट बच्चों 35,400 है एट द एंड ऑफ द ईयर। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख का है। 31 मार्च को 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन आर्किटेक्ट ने बच्चों बस 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को सर्टिफिकेशन दी है। 7.5 लाख रुपए हमको अभी तक मिला हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो अब इधर देखो, सबसे पहले बच्चों डेप्रीशिएशन की अगर आप बात करोगे तो 2,60,000 रुपए की मशीन है, 15,000 स्क्रैप है, 7 ईयर्स यूजफुल लाइफ है, तो 35,000 पर एनम तुम्हारा डेप्रीशिएशन है। यू हैव टू फाइंड आउट डेप्रीशिएशन फॉर 146 डेज, क्योंकि हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में मशीन 146 डेज ही यूज हुई है। इसके अलावा सुपरवाइजर को आप 8,000 रुपये पर मंथ देते हो, आधा टाइम वो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिवोट करते हैं। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2016 को स्टार्ट किया है और कार्यक्रम हम 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं। तो जुलाई से अगर आप काउंट करोगे तो अप्रैल मई जून हटा दो, 9 महीने की सैलरी निकालोगे आप सुपरवाइजर की। ठीक है, तो ये आ रही है 72,000 रुपीज़। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि वो सिर्फ अपना आधा टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट को देता है, तो 36,000 सुपरवाइजर की तुम्हारी सैलरी आएगी। ठीक है, और बाकी तुमको पता है कैलकुलेशन वो वाली है, वर्क अनसर्टिफाइड वाली। तो 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। एक सेकेंड में तुमको इधर दिखाता हूँ, ये देखो, सबसे पहले मटेरियल ले लो, लेबर ले लो और फोरमैन की सैलरी ले लो, तो ये तीनों हमने ले लिया। अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली ले लो। डेप्रीशिएशन 1 साल का निकालो और 146 डेज के लिए उसको निकाल लो, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 146 डेज आपकी मशीन थी। सुपरवाइजर की सैलरी 9 महीने के लिए निकालो, उसको आधा कर दो। ठीक है, मटेरियल एट साइट क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है बच्चों। वर्क सर्टिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50%, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 20 लाख रुपए का है, उसका 50% यानी कि 10 लाख है वर्क सर्टिफाइड, उसको लिख दो और ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, इधर देखो, 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 2/3 काम हो चुका है, यानी कि 1/3 काम नहीं हुआ है, तो इसको हटाओ। 2/3 काम जो हो गया वो है 13,33,333 का। इसमें से 10 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड है, जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20 लाख, उसका 50% यानी कि 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड है, तो वो यहाँ लिख दो। इसका मतलब 333,333 का वर्क अनसर्टिफाइड है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना होगा, 333,333 डिवाइडेड बाय 1333,333, तो ये आ रहा है बच्चों 25%। अब अभी तक तुम्हारी कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, तुम कैसे निकालोगे, इस पोर्शन को बस इग्नोर कर दो और बाकी सारा पोर्शन लेके निकालो कॉस्ट टिल डेट। तो आपका कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड आ रहा है 10,49,000। आप निकाल के देख लो, इधर फटाफट से करो कैलकुलेशन। 2,51,000 प्लस 565,600 प्लस 81,300 प्लस 136,500 प्लस 14,000 प्लस 36,000 माइनस 35,400, तो 10,49,000 आ रहा है। ये नोशनल प्रॉफिट तो बैलेंसिंग फिगर आता है, इसको छोड़ो और WIP छोड़ दो बच्चों, क्योंकि एक तरीके से तुम्हारी सेल्स है। तो सेल्स को अगर आप हटा के कैलकुलेशन करो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाता है।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स आ रहा है 10,49,000, इसका 25% हो जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। तो उसको यहाँ पर लिख दो 260 to 250, ठीक है। तो नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा, नोशनल प्रॉफिट यहाँ लिख दो। अब आप चेक करो कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, 50%, तो 2/3 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव 7.5 लाख रुपए है, ये देखो 7.5 लाख रुपए कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो इतना प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा, इतना प्रॉफिट प्रोविजन फॉर डब्ल्यूआईपी में जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन एग्जाम में। मैं आपको बताऊं 2 ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब 80% टाइम यही दोनों पूछा जाता है, या तो एस्केलेशन क्लॉज के ऊपर पूछा जाएगा और या तो तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड के ऊपर पूछा जाएगा। ओके, बिल्कुल दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्रेजेंटेशन में, ठीक है बच्चों। तो दिस इज योर वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, बच्चों ये क्वेश्चन बन जाएगा, करवाना पड़ेगा, बताओ ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है। एक बार देखो, बताओ ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन जून 23 सिलेबस 22 में आ चुका है, दिसंबर 2018 में भी आ चुका है। तो एक बार चेक कर लो ये क्वेश्चन, और बन जाएगा तो बताओ। एप्रिसिएशन वही 146 डेज वाला निकलेगा। ओके, देखो सबसे पहले बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड आप डेबिट कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट कर दोगे, वेजेस आप डेबिट कर दोगे, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स क्रेडिट कर दोगे क्योंकि ये गया वापस, ये गया वापस, तो इसको कर दोगे क्रेडिट। मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट, साइट से बच्चों मटेरियल स्टोलन हो गया, चोरी हो गया, फटाफट से बताओ, चोरी हो गया तो इसको कर दोगे क्रेडिट। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड दिया हुआ है आपको 6,000 रुपये, 6,000 रुपये का, उसके बदले आपको क्या मिल गया है, इंश्योरेंस मिल गया, पीएनएल अकाउंट में जाएगा, जहां लॉस जाता है वहीं जाता है इंश्योरेंस क्लेम। वर्क एक्सपेंसेस बच्चों 20% ले लो वेजेस का, तो ये तुम्हारा वेजेस है, इसका 20% तुम ले लोगे, 30,000 का वेजेस है, उसका 20%, 6,000 रुपये ले लोगे वर्क एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट लोगे। बस ये बता दो वर्क्स कॉस्ट कितना आ रहा है, मुझे बस इतना बता दो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क्स कॉस्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क्स कॉस्ट, बताओ ना, कौन बच्चों जल्दी। जो डेबिट हुआ है उसको प्लस कर दो, जो क्रेडिट होगा उसको माइनस कर दो, आ जाएगा। क्या क्या आता है वर्क्स कॉस्ट में, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऊपर प्राइम कॉस्ट निकाल लो डेबिट क्रेडिट माइनस करके, कितना आ रहा है, ओके, वेरी वेरी गुड। बस इसीलिए ये क्वेश्चन मेरी लिस्ट में था, कर दिए गड़बड़ी, हाँ भैया हमने कर दी गड़बड़ी, अभी न्यू सिलेबस के अंदर आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, आपत्तिजनक स्टेटमेंट नहीं आया तुम्हारे साइड से, मुझे इस बात से आपत्ति है कि तुमने आपत्ति नहीं दर्शाई। कम ऑन एवरीवन, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट होता है ना। जो मटेरियल यूज नहीं हुआ है, जो मटेरियल यूज नहीं हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट होता है ना। स्टोर्स को वापस कर दो तो क्रेडिट, स्टोलन हो गया तो क्रेडिट। हाँ, पर अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली मटेरियल कंज्यूम दिया हो तब, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, मटेरियल कंज्यूम्ड क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, देन हो गई गलती, हो गई ना गलती, बस इसीलिए था ये क्वेश्चन यहाँ पर। हाँ डेप्रीशिएशन भी लेंगे ऑब्वियसली, डेप्रीशिएशन भी लेना है, पर बच्चों पॉइंट ये था मटेरियल वाला पॉइंट,
एग्जाम में जब इतने प्रेशर में बैठे हो, 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है, पेपर में कुछ टफ क्वेश्चन देख के ऑलरेडी डरे हुए हो, सहमे हुए हो, उसके बाद ऐसी मिस्टेक्स करना तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं हो जाएगा? जब अभी घर में आराम से रिलैक्स करके पैर फैला के कैलकुलेटर लेके स्क्रीन में देख रहे हो, तब तो तुम ऐसी गलती कर रहे हो, तो एग्जाम में तो करोगी। तो ये गलतियां आपको एग्जाम में नहीं करनी है। आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आओगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका और इसका कोई जरूरत ही नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम तो वैसे ही नहीं आएगा। जो बच्चा ये बोल रहा है ना कि इंश्योरेंस क्लेम आता है, वो बच्चा बेटा अपने बेसिक्स पे काम करो। एबनॉर्मल लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से हटा देते हो, उसके बाद पीएनएल में डेबिट होता है, उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस क्लेम पीएनएल में क्रेडिट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इंश्योरेंस क्लेम वैसे भी नहीं आता है, तो इसका तो वैसे भी जरूरत नहीं था, इन दोनों का भी जरूरत नहीं था, क्योंकि कंज्यूम्ड वर्ड लिखा हुआ है मटेरियल के आगे। बस इस बात का ध्यान रखना है। बाकी डेप्रीशिएशन तुम लोग निकाल सकते हो यार, 60,000 में 10,000 माइनस करोगे, 5 साल की लाइफ है, 1 साल का निकालोगे, 146 डेज पिछले क्वेश्चन जैसा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कितना आएगा तुम्हारा। 1,65,000 प्लस 5,000 की वेजेस प्लस 30,000 का तुम्हारा ये प्लस 6,000 का तुम्हारा ये, 2,06,000 यहाँ हो गया, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। ठीक है, ये और ये आएगा, तो 2,06,000 यहाँ हो गया, प्लस डेप्रीशिएशन बच्चों कितना आएगा? डेप्रीशिएशन 60,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 146 डिवाइड बाय 365, 4,000 का डेप्रीशिएशन है, प्लस 2,06,000, तो ये आ रहा है बच्चों 2,10,000। ठीक है, 4,000 का डेप्रीशिएशन है तुम्हारा, तो टोटल सब मिला के 2,10,000 आ रहा है। और ये है तुम्हारा वर्क्स कॉस्ट, ये है तुम्हारा वर्क्स कॉस्ट 2,10,000 रुपये। उसका लोगे 10%, समझ गए बात? उसका लोगे 10%। और प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसी गलती एग्जाम में मत करके आना बच्चों। इतना इजी क्वेश्चन भी गलत करके आओगे ना, रोने बैठ जाओगे तुम लोग घर आके, पता है ना तुम लोग को, अगर इतने इजी क्वेश्चंस में तुम गलती करने लग गए। कम ऑन गाइस, प्रोफेशनल एग्जाम में यू शुड नॉट फॉरगेट दिस थिंग, वी आर नॉट अपीयरिंग फॉर एनी बीकॉम एग्जाम। ठीक है, तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म इंस्टीट्यूट मेंटेन करेगी, थोड़ा तुमको भी मेंटेन करना पड़ेगा। ये देखो, मैंने आपको बताया था अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 7 मार्क्स जस्टिफाई नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट बच्चों बाय डिफॉल्ट तुमको बोलेगी वैल्यू ऑफ WIP बैलेंस शीट के अंदर शो करो। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो, बताओ बन जाएगा ये क्वेश्चन? पढ़ो और बताओ। दिसंबर 2022 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चेक करो और मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा? ओके चलो देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया कैसे होगा देखो। ये वही क्वेश्चन है जो मैं बताया ना, 7 मार्क्स इज नॉट जस्टिफाइड ओनली टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अनटिल अनलेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कुछ धुआंधार शानदार मजेदार एडजस्टमेंट आ जाए, जो कि जनरली होती नहीं है। क्या ही एडजस्टमेंट होती है? तो बैलेंस शीट तो इंस्टीट्यूट बनवा के रहेगी एक्सट्रैक्ट। ये वही क्वेश्चन है बच्चों, आया भी था एग्जाम में। तो ध्यान से देखो, 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 18 लाख रुपए मिल चुका है, जो कि है 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो 18 लाख डिवाइड बाय 90% करो, 20 लाख है वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड जो है वो 1 लाख रुपए का है। मटेरियल एट साइट है बच्चों 30,000 का। मशीनरी एट साइट है 2 लाख रुपए की। ठीक है, रिटर्न टू स्टोर, सॉरी बोल रहा है मशीनरी 2 लाख रुपए की रिटर्न कर दी है हमने स्टोर को। ठीक है, ओके, साल के अंत में, साल के अंत में की है, मतलब जितनी थी पूरे साल भर यूज हुई उसके बाद हमने वापस कर दी। ठीक है, प्लांट और मशीनरी एट साइट बच्चों 5% से हमको डेप्रीशिएट करना है। वेजेस आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपए। ओके, अब बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देना बस, और क्वेश्चन में कोई काम नहीं है इसका। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, जिसमें ब्रैकेट में लिखा है 60% साइट पे है। तो बच्चों 25 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है, क्या मैं पूरे पे डेप्रीशिएशन लगाऊंगा? नो, मैं 25 लाख का निकालूंगा 60%, जो मेरे साइट पे रखा हुआ है, यानी कि 15 लाख। तो 15 लाख की प्लांट एंड मशीनरी मेरे साइट पे रखी है, मैं उस पे निकालूंगा 5% डेप्रीशिएशन, 75,000 रुपए डेप्रीशिएशन में लिखूंगा अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट। ठीक है भैया, इस 2 लाख का कुछ काम है, बस बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन के काम आएगा कि 2 लाख की प्लांट एंड मशीनरी अपने साल के अंत में, साल के अंत में साइड से हटा के
स्टोर्स को ट्रांसफर कर दिए, बाकी कोई काम नहीं आएगा। डेप्रीशिएशन आप सीधा निकालो, 25 लाख का 60% मशीन आपके साइट पे था पूरे साल भर, उसका 5% यानी कि 15 लाख का 5%, तो वो आपका 75,000 आपको डेप्रीशिएशन की तरह दिखाना है। ओके, लॉरी एंड अदर व्हीकल कोई काम नहीं है, बैलेंस शीट में एसेट की तरह बस दिखाना है। फर्नीचर इसका भी कोई काम नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट इसका भी कोई काम नहीं है, ये सब चीज़ें साइट पे नहीं है, सब स्टोर्स पे पड़ी हुई है। ओके, यस। मटेरियल सेंड टू साइट डेबिट, फ्यूल एंड पावर डेबिट, साइट एक्सपेंसेस डेबिट, पोस्टेज टेलीग्राम डेबिट, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट, रेट्स एंड टैक्सेस डेबिट, ठीक है। कैश एट बैंक नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आएगा सीधा। वेजेस डेबिट होगा बच्चों, आउटस्टैंडिंग वेजेस इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और WIP शो करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, कुछ डाउट बच्चों को आ सकते हैं, इस वजह से क्वेश्चन लिस्ट में है और PYQ है तो कभी भी फिर से टपक सकता है, तो इधर ध्यान से देखो। डाउट क्या है भैया? फ्यूल एंड पावर तो समझ में आता है, साइट एक्सपेंसेस समझ में आता है, खर्चा हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट। ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम भैया ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं लग रहा है, ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं लग रहा है। रेट्स एंड टैक्सेस, ये भैया ये तीनों खर्चे आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्यों लिए, ये नहीं समझ में आया हमको। बस बाकी सारी बातें क्लियर है, बाकी सारी बातें क्लियर है। ये तीन खर्चे पोस्टेज, ऑफिस और रेट्स, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्यों लिए? ये कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा होगा, ये कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा होगा, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में क्यों लिया? तो ध्यान से सुनो बच्चों, ओवरहेड चैप्टर पर क्या है हो, एलोकेटेड ओवरहेड्स। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, फटाफट से बताओ। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन, एलोकेटेड एडमिन कॉस्ट, सुना है इसका नाम? सुना है कि नहीं सुना है बताओ? एलोकेटेड ओवरहेड्स, एलोकेटेड एडमिन कॉस्ट, सुना है नाम? हाँ, तो बच्चों कॉन्ट्रैक्टर ना पूरा खर्चा करता होगा, उसका कुछ पोर्शन इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगा, कुछ पोर्शन इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगा, कुछ पोर्शन इस कॉन्ट्रैक्ट में लगा। एलोकेटेड ओवरहेड से बच्चों खर्चे दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में, मतलब वो उस कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे हैं, कुछ डायरेक्ट हैं और कुछ एलोकेटेड है। आ रही बात समझ में? कुछ डायरेक्ट है, कुछ एलोकेटेड है। ओके, तो इसीलिए ये खर्चे इस कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट के एलोकेटेड। भैया कहाँ लिखा है वो तुमको बता रहा हूं, इसलिए तो क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर क्वेश्चन में सब परोस के ही लिख देगा इस कॉन्ट्रैक्ट का है, कंफ्यूज नहीं करेगा, तो क्वेश्चन बना कैसे एग्जाम में? ये बताओ। तुम लोग बोलोगे भैया लिखा कहाँ है? अरे बेटा यही तो दिमाग लगाना है एग्जाम में बैठ के, नहीं तो हर चीज जब परोस के ही देना है क्वेश्चन को तो फिर क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में तिगड़म रहेगी तभी वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, नहीं तो वो ऐसे कैसे आ जाएगा डायरेक्ट? फ्री के मार्क्स थोड़ी ना मिलते हैं एग्जाम में, थोड़ा एक आध क्वेश्चन फ्री के मार्क्स दे देता है, बाकी जनरली नहीं देता। दूसरी बात बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, बोल भी सकता है बनाने के लिए, ये बात ध्यान में रख। ऐसा सच बोला नहीं, पिछले क्वेश्चन में बोला था। कैलकुलेट करने बोला है वैल्यू ऑफ WIP जो आपको बैलेंस शीट में दिखानी है, तो आप बैलेंस शीट ना बना के सीधा कैलकुलेशन ऑफ WIP दिखा सकते हो कि उसमें आप वर्क सर्टिफाइड लिखो, वर्क अनसर्टिफाइड लिखो, एडवांस जो मिल चुका है माइनस कर दो 18 लाख रुपए, और प्रोविजन फॉर WIP रिजर्व माइनस कर दो, ठीक है। WIP रिजर्व माइनस कर दो जो तुम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से निकालोगे, ठीक है। तो ये बच्चों दिसंबर 2022 का आपका क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मैं फॉर योर रेफरेंस जस्ट आई विल शो यू वंस, ओके, फॉर योर रेफरेंस। बाकी आपके कॉपी में तो होना ही चाहिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ये है बच्चों 7 मार्क्स का तुम्हारा आंसर, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन कराने की इच्छा है। ये बच्चों दिसंबर 2023 अटेम्प्ट में आया था, ओल्ड सिलेबस के अंदर था ये क्वेश्चन। ये बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस इस क्वेश्चन में जितने पॉसिबल आइटम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर आ सकते हैं वो सारे पॉसिबल आइटम्स के नाम थे, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने रखा है। जैसे कि देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आता है, मटेरियल डिलीवर्ड डायरेक्टली टू साइट डेबिट, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स डेबिट, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट, मटेरियल एट साइट एट द एंड ऑफ द ईयर क्रेडिट, डायरेक्ट लेबर की पेमेंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आर्किटेक्ट की फीस, स्टैब्लिशमेंट चार्जेस सब डेबिट, प्लांट हमने जो इंस्टॉल किया डेबिट कर दो, वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर क्रेडिट कर दो, दोनों के बीच का डिफरेंस डेप्रीशिएशन है, तो डेप्रीशिएशन दिखाने की जरूरत नहीं है। जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग डेबिट में लिख दो 80,000, क्लोजिंग क्रेडिट में लिख दो 65,000, दोनों के बीच का जो 15,000 का डिफरेंस है वो तुम्हारा क्या है, डेप्रीशिएशन, ठीक है। ओके,
एक्रूड वेजेस बच्चों डेबिट होगा, वेजेस में ऐड करोगे। एक्रूड एक्सपेंसेस डेबिट होगा, एक्सपेंसेस में ऐड करोगे। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है और वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, क्रेडिट कर दोगे, दैट्स इट। इसके अलावा क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग द पीरियड आपने 9,000 रुपए का मटेरियल किसी और साइट पे सप्लाई किया है, क्रेडिट, खत्म क्वेश्चन। ओके बोलो। बताओ, इजी बच्चों, ये भी आपके पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। 2 लाख का भी डेप्रीशिएशन आएगा ना शिवा बेटा, वो 2 लाख वाली जो आप एडजस्टमेंट बता रहे हो, 15 लाख रुपए का आपका मशीन साइट पे था, पूरे साल यूज हुआ, फिर पूरा साल खत्म होने के बाद, पूरा साल खत्म होने के बाद साल के आखिरी में 2 लाख रुपए की मशीन आपने वापस स्टोर पे भेज दी। तो अगर डेप्रीसिएशन सॉरी अगर आपको बैलेंस शीट बनाने बोले क्वेश्चन, तो वहां पर प्रेजेंटेशन के लिए बस यूज हो सकता है वो चीज, वो 2 लाख रुपए अमाउंट का कोई रोल नहीं है पूरे क्वेश्चन में। क्योंकि डेप्रीशिएशन आपको, एक बात बताओ, जब डे 1 से लेकर लास्ट डे तक पूरी 15 लाख की मशीन यूज हुई है, तो 2 लाख का डेप्रीशिएशन अलग से क्यों निकाल रहे हो? उस 15 लाख के अंदर 2 लाख इंक्लूडेड है, ठीक है, उस 15 लाख के अंदर 2 लाख इंक्लूडेड है। तो आप 15 लाख पे पूरे पे डेप्रीशिएशन निकाल रहे हो, तो 2 लाख की एज सच कोई ट्रीटमेंट है नहीं। ओके क्लियर है बात? यस जो बड़ा वाला क्वेश्चन था, बड़ा वाला क्वेश्चन एग्जाम में 14 मार्क्स में आएगा तो आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आता तो है नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर की वेटेज ही 7 मार्क्स की एग्जाम में, तो इसीलिए बच्चों। तो मैंने आपको सारे बच्चों टाइप्स के क्वेश्चन करा दिए, देयर आर 7 क्वेश्चंस वी डिड। ये क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है बात सबको? यस बच्चों, तो इसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर का रिवीजन होता है समाप्त। फटाफट से बताओ बच्चों, क्या एब्सोल्युटली क्लियर है चैप्टर? और अगर एग्जाम में आया धुआं उड़ा दोगे? फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर सबको एब्सोल्युटली क्लियर है? अब हर टाइप का क्वेश्चन कराया हो बच्चों में, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है। अब देखो, एक तरीके से तुम देखोगे ना, हम पूरा रेगुलर क्लास को ही जस्टिफाई कर देते हैं यहाँ पर। कैसे बच्चों? रेगुलर क्लास में ना हम सेम टाइप के क्वेश्चन 2 3 4 बार करते हैं, एक ही टाइप का क्वेश्चन रहता है, अमाउंट चेंज होके कर रहे होते हैं, और कुछ एक बिग 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 फुल ऑफ कॉन्सेप्ट, फुल ऑफ मसाला, फुल ऑफ तड़का, दाल मसाला दाल तड़का वाला क्वेश्चन हम लोग क्लास में करते हैं, ठीक है? अब उन क्वेश्चंस को अगर मैं वैसे भी साइडलाइन कर दूं, तो जो बचे हुए क्रीम क्वेश्चन है, क्रीम जो एक्चुअली एग्जाम में आते हैं, वो यही है जो हमने किया, समझ रहे हो ना? क्रीम क्वेश्चन बच्चों, क्रीमी लेयर जो एग्जाम में आते हैं, वो यही क्वेश्चन है जो हम लोग रिवीजन में कर रहे हैं। तो आप अगर फोकस करो 80-20 प्रिंसिपल, यार कम ऑन, फोकस ऑन द 20% पार्ट, जिसके आने की चांसेस 80% है। 100% तो आने की चांस किसी की नहीं होते, पर फोकस ऑन दैट 20% क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क इन योर एग्जाम, द चांसेस इज 80%। तो इस पे फोकस करो बच्चों, यही तो है हमारा। ओके यही हमारा फंडा है, ठीक है? ओके इजी है। यस बच्चों, तो चलो फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।